हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? आशा करता हूँ सर लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज जो चैप्टर रिवाइज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है सर प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है? और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कॉन्सेप्ट के साथ-साथ हम सर आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज़ करेंगे। तो ये जो रिवीजन सीरीज़ है सर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मतलब हल्के मत लीजिएगा। आपका जो भी कम्फर्ट प्लेस है वहाँ पे जाएँ, बैठें और आराम से इस सीरीज़ का सर लुत्फ़ उठाएँ, पूरा का पूरा बेनिफिट उठाएँ। ये सीरीज़ आपके लिए है, ये आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, जैसे ही हम कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो क्या है 2 और मोर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस अकाउंट से होते हुए जाता है। लेट्स से कि अगर ये वॉच की बात करें, तो ये क्या है कि अभी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया वॉच, तो ये भी क्या 2 और मोर प्रोसेस अकाउंट से होते हुए गया होगा। पहले प्रोसेस में लेट्स से कि ये पूरी की पूरी मशीन तैयार होगी, उसके ऊपर ये डाया जो है आपका है जिसके अंदर ये मशीन फिक्स है वो तैयार हुआ। थर्ड में लेट्स से कि चैन तैयार हुई है। तो हम क्या है इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं कि किस प्रोसेस में कितना-कितना कॉस्टिंग लगा था। मैंने क्या बोला, किस प्रोसेस में कितना-कितना कॉस्टिंग लगा था, हमें ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ये क्या बोलता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री वेयर द मटेरियल हैज़ टू पास थ्रू 2 और मोर प्रोसेस अकाउंट फॉर बीइंग कन्वर्टेड इंटू अ फाइनल प्रोडक्ट। मतलब क्या है, मटेरियल जो है कि वो 2 और मोर प्रोसेस अकाउंट से होते हुए जाता है, उसके बाद क्या है हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो अब क्या है कि इस चैप्टर में क्या करेंगे कि सर हम ना जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए मटेरियल जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं और एंड देन उसकी क्या कॉस्टिंग के बारे में हम चेक करते हैं कि कितनी कॉस्टिंग किस प्रोसेस अकाउंट में लगा है। अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस इज ओपन एंड ऑल एक्सपेंसिव पर्टेनिंग टू अ प्रोसेस इज चार्ज टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट। उस जो स्पेसिफिक प्रोसेस अकाउंट होता है उसके अंदर उससे रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंस चार्ज होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा इधर आ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से ही समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है कि सर इसमें 3 प्रोसेस आपको दे रखी है। प्रोसेस 1, 2 एंड 3। अब क्या है कि आपसे पूछा गया प्रोसेस अकाउंट मेरे को बना के दिखाओ। तो प्रोसेस अकाउंट सर कैसे बनाओगे? सिंपली सर आप ऊपर लिखिए प्रोसेस, ठीक है? ये टी शेप का फॉर्मेट है। यहाँ डेबिट बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। अब मेरे को बताओ डेबिट बैलेंस क्या होगा? सर ऑब्वियसली मैंने बोला था कि उससे रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस सर क्या है उस प्रोसेस अकाउंट में लिखेंगे। लेट्स से कि आप ये प्रोसेस अकाउंट 1 बना रहे हैं, तो इसमें जो भी खर्चा लगा होगा, लेट्स से कि मटेरियल लगा होगा, ठीक है, लेबर लगा होगा, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वो भी लगे होंगे एंड देन ओवरहेड्स लगे होंगे। मैंने क्या बोला कि हमारे जो भी खर्चे होंगे उस प्रोसेस अकाउंट से स्पेसिफिकली वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले हमने देखा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस लाइक मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लिए। उसके बाद जो हमारे ओवरहेड्स है, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी लिख लिए, जो कि हमारे उस प्रोसेस अकाउंट से रिलेटेड थे। अगर मैं बात करूँ प्रोसेस 1 अकाउंट में, तो हमारे क्या डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस दे रखे? जी हाँ सर, हमें दे रखे। कितना दे रखा है सर? मटेरियल का दे रखा है 1.5 लाख रुपए दे रखा है, लेबर का दे रखा है 80,000 एंड देन अदर एक्सपेंसेस का कितना दे रखा है 26,000। तो आपको क्या करना है, सिंपली सर 1.5 लाख यहाँ पे लिखो, 80,000 यहाँ लिख लो जो लेबर का है एंड देन 26,000 जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिख लो। क्या आपको ओवरहेड्स दे रखा है? क्या आपको ओवरहेड्स दे रखा है? आंसर है सर यहाँ पे दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 80,000। यहाँ पे आपको क्या है एग्रीगेट अमाउंट दे रखा है 85,000 का। आपको क्या बोल रखा है सर, ये क्या दे रखा है सर? आपको दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे रखा है कितना 85,000, जिसको बोल रखा है कि अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। मतलब क्या बोला कि जो ओवरहेड्स है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको आपको किस बेसिस पे एलोकेट करना है? आपको वेजेस के बेसिस पे एलोकेट करना है। आप ओवरहेड चैप्टर में आप एक चीज पढ़ के आए हो, क्या ओवरहेड चैप्टर में पढ़ के आए हो? जो भी हमारे ओवरहेड्स होते हैं उसको सुटेबल बेसिस पे क्या करना होता है सर? एलोकेट करना होता है। सुटेबल बेसिस पे क्या करोगे सर? उसको एलोकेट करोगे। अब ये सुटेबल बेसिस क्या होता है? ये जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन होता है। जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन कई बार हमने क्वेश्चन में देखा था, कॉस्ट शीट चैप्टर में भी देखा था, ओवरहेड चैप्टर में भी देखा था और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में भी चैप्टर में हमने देखा था कि कई बार आईसीआई क्या होता है कि सुटेबल बेस नहीं देता है, तो हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ता है कि सुटेबल बेस क्या होगा। लेट्स से कि मैंने आपको उस समय भी बताया था, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर लिख कर आ जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख कर आ जाए, अगर उसके लिए कोई सुटेबल बेस नहीं दे रखा है, तो हमेशा याद रखिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप अज्यूम कीजिएगा ये क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। क्या है ये? फैक्ट्री ओवरहेड्स है और इसके लिए सुटेबल बेस चीज हमेशा क्या मानेगा? वेजेस मानेगा। मैंने क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा और आपको ये लिखकर आ गया कि सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और आपको क्या अज्यूम करना होगा, सर ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा और इसके लिए जो सुटेबल बेसिस रहेगा, जो सुटेबल बेसिस रहेगा क्या, वो रहेगा वेजेस। वेजेस के बेसिस पे सर क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जनरली आप एलोकेट करते हैं और डिवाइड करते हैं, या आप बोल सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट बनाते हैं। ओवरहेड रिकवरी रेट बनाते हैं जिसके बेसिस पे सर क्या करते हैं, आप उसको एलोकेट करते हैं। अभी तो हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए सुटेबल बेसिस ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोल रखा था, अपॉर्शन टू द ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, वेजेस के बेसिस पे अपॉर्शनमेंट करें। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या? या तो आप इसका एक रेशियो बना ले या आप एक ओवरहेड रिकवरी रेट बना ले।
मेरे अकॉर्डिंगली सर, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप ओवरहेड रिकवरी रेट बना के आया करें। सर क्यों ओवरहेड रिकवरी रेट बना के आए? सर इसका सिंपल आंसर ये है कि आईसीएआई भी ओवरहेड सेक्टर के अलावा जब भी आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है, इसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का क्या है एडजस्टमेंट हो, तो क्या है एक ओवरहेड रिकवरी रेट बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है सर वो कैसे करोगे? तो सिंपली सर ये आपको 85,000 पूरे के पूरे तीनों प्रोसेस का दे रखा है, P1 का दे रखा है, P2 का दे रखा है एंड देन P3 का दे रखा है। P1, P2 एंड P3 तीनों के लिए दे रखा है 85,000। अब आपको क्या है एक ना इन तीनों को ना इसके प्रोसेस 1, 2 एंड 3 अकाउंट में क्या है एलोकेट करना होगा ऑन द व्हाट बेसिस? सर लेबर के जो एक्सपेंसेस है उसके बेसिस पर सर क्या है इसको एलोकेट करोगे। ठीक है, तो वो आप कैसे एलोकेट करोगे? इसका क्या है, आप एक ओवरहेड रिकवरी रेट बना ले। क्या बना ले? ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे? इधर आओ। लेबर का मेरे को बताओ टोटल कितना है? लेबर का है 80,000 प्लस 2 लाख प्लस में 60,000, कितना आया मेरा? सर ये आई थिंक मेरा आ जाएगा 3 लाख 40,000, 3 लाख 40,000 है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ टोटली सर क्या है 85,000, कितना है 85,000। अब इसको क्या है आपको डिवाइड करना है तीनों प्रोसेस में। तो पहले एक काम करो सर, ओवर हेड रिकवरी रेट बना लो। 85,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख 40,000, तो कितना आएगा सर मेरा आंसर? आई थिंक 25% आना चाहिए। 85,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख 40,000, तो मेरा सर कितना आया है? ये 0.25 आया। 0.25 आया, मतलब 25%। बेसिकली अब आपको क्या करना है सर, ये क्या है ओवरहेड रिकवरी रेट। क्या है? ओवरहेड रिकवरी रेट। ओके, ये आया आपका सर ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, अब ये जो ओवरहेड रिकवरी रेट आया ना, सीधा आपको क्या करना है सर, ये जो आपको रिकवरी रेट है उसको यहाँ पे तीनों के तीनों को आपको है इससे मल्टीप्लाई कर दे। 0.25, 0.25, 0.25 एंड 0.25। ठीक है, इसके बाद सर क्या आएगा सर, आपको सर एक अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट ही सर आपका क्या है सर, ओवरहेड होगा। सर क्या होगा सर? ओवरहेड होगा। 80,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर? ये 20,000 आएगा। 2 लाख को 25% से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 50,000। देन 60,000 को अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर? ये आएगा 15,000, 15,000। अगर इन तीनों का टोटल करोगे 20,000 प्लस 50,000 प्लस में 15,000, तो ये आपका आ जाएगा 85,000। तो मेरे को बताओ सर, हमने क्या 85,000 को प्रोसेस तीनों के तीनों प्रोसेस अकाउंट में क्या हमने एलोकेट कर लिया है? जी हाँ सर, हमने किस बेसिस पे एलोकेट करा सर? वेजेस के बेसिस पे एलोकेट करा। जो आपको क्या है बेसिस क्वेश्चन में गिवन था, इसके बेसिस पे सर हमने क्या करा? ओवरहेड रिकवरी रेट बनाया। ओवरहेड रिकवरी रेट जिस भी बेसिस से बनाया था हमने उसको उससे मल्टीप्लाई करा और हमें पता चला कि ओवरहेड्स कितना कितना एलोकेट करना है, किस किस प्रोसेस में सर एलोकेट करना है। अब आपको पता चल गया कि सर प्रोसेस 1 में सर 20,000 रुपये आया है। 20,000 रुपये सर सीधा का सीधा सर उस प्रोसेस अकाउंट में सर यहाँ पे लिख ले। 20,000 रुपये यहाँ लिख दे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इन चारों का टोटल कितना है? 1.5 लाख प्लस 80,000 प्लस 26,000 प्लस 20,000, 1.5 लाख प्लस 80,000 प्लस में 26,000, देन हमारा क्या है 20,000। कितना? 20,000। ये आया। तो ये कितना आया सर? ये 2,76,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,76,000 आ रहा है। इधर आ जाओ। तो यहाँ पे कितना लिखोगे सर? ये 2,76,000 लिख दो। ये आ गया टोटल कॉस्ट। सर कितना आ गया सर? ये टोटल कॉस्ट सर मेरा कितना आया सर? टोटल कॉस्ट मेरा आया 2,76,000। अब इसको बताओ सर आप किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे? मेरा क्वेश्चन आता है सर आप किस अकाउंट में सर ट्रांसफ़र करोगे? अब मेरे को बताओ जो मटेरियल है प्रोसेस 1 से पास ऑन हो गया, प्रोसेस हो गया, तो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा? सर राइट आंसर इज़ ये प्रोसेस 2 अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। प्रोसेस 2 अकाउंट में सर इसको क्या है सर, इसको ट्रांसफ़र कर दो। 2,76,000 पूरा का पूरा अमाउंट 2,76,000 ये प्रोसेस 2 अकाउंट में क्या है ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के नीचे जस्ट आप प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएँगे। प्रोसेस 2 अकाउंट में सबसे पहले मेरे को बताओ सर क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? प्रोसेस 1 से जो मेरा मटेरियल प्रोसेस होकर आएगा। प्रोसेस 1 से कितना मटेरियल मेरा प्रोसेस होकर आ रहा है? 2,76,000। 2,76,000 का मेरा मटेरियल प्रोसेस होकर आ रहा है प्रोसेस 1 अकाउंट से। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसका डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंस आपको दे रखे हैं 50,000, 20,000, वो 50,000, 2 लाख एंड 72,000 दे रखा है। तो सीधा का सीधा जो भी आपके डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे सर आपको क्या है यहाँ लिख ले। ठीक है, ये आ गया मटेरियल, ये आ गया लेबर, ये आ गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। देन हमारा क्या है ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स आपने यहाँ पे एलोकेट करना है, आपने निकाल चुके हो सर 50,000 सर क्या है ये ओवरहेड्स एलोकेबल आ गया सर, जो कि प्रोसेस 2 अकाउंट में जाएगा। तो प्रोसेस 2 अकाउंट में सर यहाँ 50,000 लिख लीजिए। क्या है? 50,000 लिख दीजिए। अब इन सबका टोटल करें 2,76,000 प्लस में 50,000 प्लस में 2 लाख प्लस में 72,000, 50,000 प्लस में 2 लाख प्लस में 72,000 प्लस में 50,000। ठीक है, ये आ गया 6,48,000, 6,48,000, 6,48,000 जो आपका प्रोसेस 2 का अकाउंट का जो बैलेंस आया। अब आप इसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सर? ये आप ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस थर्ड अकाउंट में। किसमें सर? प्रोसेस थर्ड अकाउंट में।
6,48,000। लेकिन सर मेरे को एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, सर ये तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल रही है, क्या है टोटल अमाउंट पता चल रहा है, ये क्या है टोटल अमाउंट लिखा है, लेकिन आपने कॉस्ट शीट चैप्टर में पढ़ के आए हो, आप ओवरहेड चैप्टर में पढ़ के आए हो, आप मटेरियल कॉस्टिंग में भी पढ़ के आए हो कि हमारे के पूरे कॉस्टिंग में हम क्या जनरली निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं। कैसे? कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं। तो टोटल अमाउंट आपने बना लिया, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट तो आपने बनाया ही नहीं। तो अब एक चीज़ बताओ, कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या आपको डाटा गिवन है? एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या डाटा आपको गिवन है? हाँ, यहाँ पे आपको बोल रखा है कि 240 क्या है हमारा, हर प्रोसेस से होते हुए जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच प्रोसेस से कितनी यूनिट्स होते हुए जा रही है, ईच प्रोसेस से कितनी यूनिट्स होते हुए जा रही है, 240 यूनिट्स हर एक प्रोसेस से होते हुए जा रही है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 1.5 लाख वैल्यू आई है ना, इसको सीधा का सीधा आप क्या 240 से क्या है डिवाइड कर दो। 1.5 लाख को क्या है 240 से डिवाइड कर दो, ये आया 625, ये आया 625। ये क्या आ रहा है, ये आपका आता है कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे लिखिएगा कॉस्ट पर यूनिट क्या है, ये 625 आ रहा है। वैसे ही 80,000 को आपको 240 से डिवाइड करोगे क्या है, 80,000 को क्या है 240 से डिवाइड करोगे, 80,000 को क्या है 240 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या है 333.33 आ रहा है, 333.33 आएगा। तो ये क्या है डायरेक्ट का जो एक्सपेंसिव है, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना आ रहा है 333.33 पैसे आ रहा है। वैसे ही क्या है सर आपको क्या है कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा। वैसे ही प्रोसेस 2 में जितना आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका भी क्या है कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी क्या है आपको 240 से आपको क्या है डिवाइड करना होगा, इससे क्या हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। इधर आ जाओ, एक बार सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। ये क्या है, मैंने प्रोसेस 1 अकाउंट बनाया, इसमें सबसे पहले क्या है डेबिट कर दूंगा मैं सारे के सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जो भी आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो और उसके साथ साथ ओवरहेड्स, वो सारे के सारे एक्सपेंस आपके यहाँ आते हैं, मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस, सारे के सारे जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ लिख दे। उसके अलावा सर मेरे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स होंगे वो भी सर क्या है प्रोसेस अकाउंट में आते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी जो भी आपके आ रखे एलोकेबल जो आपके 20,000 आए हैं वो भी आप लिखोगे। उसके बाद सारा का सारा क्या उठा के आप प्रोसेस 2 अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। लेकिन उसको ट्रांसफर करने से पहले क्या होता है सर, कॉस्ट पर यूनिट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालोगे, उसको सिंपली क्या है 240 से क्या है इसको डिवाइड कर दोगे, 240 से क्या है टोटल को आप डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था 625 आया, 333.33 आ रहा था, उसको राउंड ऑफ कर दे 334 पे, देन आपका यहाँ पर क्या है 240 से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट क्या क्या वैल्यू आ गई। प्रोसेस 2 में भी सर आप क्या करोगे 2,76,000 है वो क्या है आपने प्रोसेस 2 में अकाउंट में ट्रांसफर करा 2,76,000, देन आपको क्या है उसका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस डाला, देन ओवरहेड डाला, देन उसको प्रोसेस थर्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। देन आपका क्या है प्रोसेस थर्ड अकाउंट बनेगा, जहां पे आपका प्रोसेस 2 से आपकी कुछ वैल्यू आ रखी थी, देन आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस आ गए, मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंस, देन इनडायरेक्टली एक्सपेंस जो हमारे ओवरहेड से, देन आपने क्या है फिनिश स्टॉक में आपने ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रोसेस था जो कि हमारा फिनिश स्टॉक बनने के लिए जाता है मटेरियल जब बनता है। तो प्रोसेस थर्ड में क्या है आपका फिनिश स्टॉक बन के रेडी हो जाता है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम क्या था नॉर्मल लॉस। आपको आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हर एक चैप्टर में कि नॉर्मल लॉस जो होता है वो क्या है गुड्स यूनिट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या? गुड्स यूनिट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि एबनॉर्मल लॉस का जो खर्चा होता है वो बियर किया जाता है। किसके द्वारा सर? वो बियर करा जाता है सेलर द्वारा, जो आपका वो वेंड जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है जो भी है वो उसके द्वारा बियर कराया जाता है, वो मेरे द्वारा बियर किया जाएगा। क्लाइंट जो है कस्टमर वो बियर नहीं करता उसका खर्चा। मैंने क्या बोला सर, कई बार आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा, दे दिया जाएगा क्या, इधर आओ, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा जैसे कि मैंने ये 10,000 यूनिट मैंने क्या है मैंने क्या है 10,000 यूनिट्स जो है मटेरियल भेजा, 10,000 यूनिट्स मैंने मटेरियल भेजा किसके लिए, प्रोसेस 1 के लिए भेजा, प्रोसेस 1 के लिए भेजा। ले मेरा जो मेरा नॉर्मल लॉस का जो परसेंटेज दे दिया, नॉर्मल लॉस का लेट्स से कि परसेंटेज दे दिया, कितना दे दिया 2%, कितना 2%। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो मेरा नॉर्मल लॉस है वो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो इसका मतलब क्या है कि ये गुड्स यूनिट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो मेरे को बताओ नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स कितना आएगा, नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स सर वो मेरा आया 200, कितना आया 200। और आपको बोल रहा है कि सर जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है, क्या जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है, लेट्स से कि 9,750, 9,750। अब एक चीज बताओ कि आपका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, 10,000 यूनिट बेचे, 200 का जो आपका नॉर्मल लॉस है, तो मेरे पास इन हैंड मेरे पास कितने मटेरियल होने चाहिए थे, 9,800। बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई 9,750, आपको एक्चुअल आउटपुट मिले। स्टैंडर्ड जो मेरा था 9,800 का, स्टैंडर्ड था 9,800 मेरे को इन हैंड आते, लेकिन मेरे को मिला 9,750। तो मेरे कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कितने का मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो राइट आंसर इज 50 का क्या है सर, ये एबनॉर्मल लॉस है, जो कि आपके कहाँ पे जाएगा, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। किस
रेट पे जाएगा। आंसर इज नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। किस पे जाएगा सर? ये जाता है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब जितना आपको गुड्स यूनिट बनाने में खर्चा लगा था उसी का ही उतना ही बेसिस पे सर क्या है आपको एबनॉर्मल लॉस बियर करना पड़ेगा। कितना? उतने ही बेसिस पे सर आपको क्या है एबनॉर्मल लॉस बियर करना पड़ेगा। अगर मेरा एबनॉर्मल गेन आता तो भी सर ये आपके कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में ही जाता। कितना? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में जाता। अगर आपने नॉर्मल लॉस जो आपने बियर करा था नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग करा था, तो इसको भी क्या है जो इसका बेनिफिट आप लोगे तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि जितना आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कॉस्ट पर यूनिट आता है, जो मैंने क्या बोला, जितना आपका ऑर्डिनरी बिजनेस के वक्त आपका जो कॉस्ट पर यूनिट आता है उसी बेसिस पे सर क्या है आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, उसी के बेसिस पे सर आप उतना लॉस भी बियर करोगे। इधर आ जाओ, एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? फॉर्मेट प्रोसेस अकाउंट वन क्या है? ये आपको क्या है फॉर्मेट दे रखा प्रोसेस अकाउंट वन का। एक बार जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या चीजें दे रखी है। पहले तो इधर आओ, इधर आओ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इधर देखना आप ध्यान से, 2 मिनट लीजिएंगे बस। फॉर्मेट दे रखा है आपको प्रोसेस अकाउंट वन का, ठीक है? अब सबसे पहले तो हमने डेबिट साइड में लिखा क्या? मटेरियल वेजेस एंड एक्सपेंसेस हमने लिख दिया एक्चुअल बेसिस पे। क्या? एक्चुअल बेसिस पे जो भी हमारी यूनिट थी वो मैंने लिख लिया, अमाउंट भी मैंने एक्चुअल बेसिस पे लिख दिया है। उसके बाद जो नॉर्मल यूनिट थी, जो मेरा नॉर्मल लॉस था, नॉर्मल लॉस किस बेसिस पे लिखोगे? जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेंड है, इंडस्ट्रियल ट्रेंड है जो कि आपका क्या है परसेंटेज हमेशा गिवन होता है। कितना परसेंटेज आपको क्या है गिवन है? क्या है? परसेंटेज गिवन है। जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल लॉस के आगे साइड में क्या लिखा हुआ है यूनिट्स में, आपका परसेंटेज हमेशा गिवन होगा कि इतना परसेंटेज क्या है हमारा नॉर्मल लॉस रहता है, इतना परसेंटेज नॉर्मल लॉस रहता है। उसके बाद लिखा हुआ है उसको अमाउंट कितना दिखाओगे, अमाउंट कितना दिखाओगे, तो आंसर इज स्क्रैप वैल्यू। क्या? स्क्रैप वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उतना अमाउंट क्या है आप क्रेडिट कर लोगे। सर स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? लेट्स से कि सर ये बॉक्स है, ये बॉक्स की देख रहे हो एजेस, सर्कल है, जैसे सर्कल है, अब इसकी कटिंग कर रहे होंगे तो आपको पता है ना कुछ सर क्या है स्टील वेस्ट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ स्टील वेस्ट हो रहा होगा। जो ये स्टील वेस्ट हो रहा है तो आपको नहीं पता कि कबाड़ी वाला आता है जो कि आपका स्टील जो पुराना जो भी आपका कचरा वचरा वो भी होता है, जो बिकने वाला जो रिसाइकेबल जो वो होते हैं मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे बिक जाते हैं। कांच की बोतलें, स्टील हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है रिसाइकल हो जाते हैं। तो क्या है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कोई ना कोई क्या होती है स्क्रैप वैल्यू होती है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कि जो नॉर्मल लॉस है उसका जो है परसेंटेज गिवन है वो क्या है आप क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद जो अमाउंट कितना लेना है तो क्या लेना होगा सर स्क्रैप वैल्यू लेनी होगी। अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो स्क्रैप वैल्यू लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कितना आपका है प्रोसेस टू में भेजेंगे, कितना आपका एबनॉर्मल लॉस अमाउंट लेंगे और एबनॉर्मल गेन हुआ तो कितना। याद रखिएगा, एबनॉर्मल गेन हुआ, प्रोसेस हुआ और एबनॉर्मल लॉस हुआ, इन तीनों की वैल्यू मैंने रेड पेन से लिख रखी है एट द रेट नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। क्या? एट द रेट नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, जो आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट होता है उसी के बेसिस पे लीजिएगा और जो इसकी यूनिट्स है एक्चुअल लीजिएगा। क्या बोला मैंने? जितना आपका एक्चुअली प्रोसेस टू में आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो लीजिएगा, जितना आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है वो लीजिएगा, अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो वो एक्चुअल बेसिस पे यूनिट्स लिखिएगा। एक बार आप इसको देखिए, एबनॉर्मल गेन है एक्चुअल है, बट जो कॉस्ट है वो क्या है एट द रेट एनसीपीयू नेट नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है? उसके बाद है आपका एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस सर कैसे दे रखा है, सर ध्यान से देखो सर उसका क्या दे रखा है सर, आपको दे रखा है एक्चुअल बेसिस पे लिया है एंड देन हमारे जो कॉस्ट लिए वो सर कैसे लिए नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट लिए, ठीक है? एंड देन जो प्रोसेस टू में जो अपने अकाउंट में जो ट्रांसफर करा है वो कितना आपने कितना यूनिट ट्रांसफर करा है वो भी एक्चुअल करा है और जो उसकी वैल्यू ली है वो एनसीपीयू ली है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, जरा इधर देखो। स्टेप्स ऑफ ए नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट की जो नॉर्मली हम जो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं उसके स्टेप्स क्या होते हैं? पहले तो हमने डेबिट करा ऑल द एक्सपेंसेस एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अपॉर्शनमेंट का मतलब था ओवरहेड्स। क्रेडिट हमने क्या करा था सर? हमने क्रेडिट करा था नॉर्मल लॉस, जो कि हमें नॉर्मली इंडस्ट्री ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हमें परसेंटेज गिवन होता है कि कितना नॉर्मल लॉस होना है, वो हमने यूनिट्स वहाँ पे माइनस कर दी, वहाँ दिखा दिया एंड देन हमने क्या स्क्रैप वैल्यू हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है? उसके बाद जो हमारा होता है कैलकुलेट करना होगा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। क्या है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट? आपने हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा था। कॉस्ट शीट में मेरे को एक चीज बता दो, फॉर्मेट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ते थे सर? जो भी हमारे टोटल कॉस्ट होते थे उसमें से सर क्या है सर हम माइनस कर लेते थे स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की कितनी है। क्या? टोटल कॉस्ट जो भी हमारी है उसमें से माइनस कर देते स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि वो हमें रिडीम हो जाती थी तो वो क्या है कि उसका जो बेनिफिट है वो हमें मिल रहा है। तो क्या है कि कस्टमर को भी क्या नेट कॉस्ट के बेसिस पर ही सर हम क्या इफेक्टिव प्राइस निकालते थे एंड देन क्या है हम आगे अपनी कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट चार्ज करके हम आगे माल सप्लाई करते थे, भेजते थे, बेचते थे, ठीक है? अब ये क्या है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, जिसको हम इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट भी बोलते हैं, तो वो कैसे निकालोगे?
जो भी आपका टोटल कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस में ओवरहेड, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दोगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट। मैंने क्या बोला, टोटल कॉस्ट जो भी आपकी आई है उसमें से माइनस कर दोगे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, और उसको डिवाइड कर दोगे किससे सर, जो भी आपकी इफेक्टिव क्वांटिटी जो आपके इन हैंड बचनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड या इफेक्टिव क्वांटिटी जो भी आपकी बचनी चाहिए थी, टोटल यूनिट्स माइनस में नॉर्मल लॉस यूनिट्स। मैंने क्या बोला, टोटल यूनिट्स माइनस में नॉर्मल लॉस यूनिट्स, उसको अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट सर आपका आ जाएगा। सर इसी को बोलते हैं एनसीपीयू। क्या बोलते हैं सर, इसी को ही बोलते हैं एनसीपीयू। सर इसका फॉर्मूला क्या था, याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू से माइनस करने के बाद डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स, माइनस में सर क्या करेंगे, जो भी आपका क्या है नॉर्मल लॉस यूनिट्स है उससे क्या है वो माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इफेक्टिव या नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब ये रहा आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आपका आ गया है। उसके बाद ये प्रोसेस अकाउंट का सही एक फॉर्मेट दे रखा है, एक बार इसका सर स्क्रीनशॉट ले लो, बाय प्रोडक्ट से जब आगे केस आएगा तो उसमें मैं समझा दूंगा। सर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए। फॉर्मेट हमेशा ऐसा ही रहता है, इसको याद कर ले, इसको समझ ले, अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताएं। आगे बढ़ते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सर हमने क्या है, नॉर्मल लॉस हमें दे रखा होगा, कितना दे रखा है, इधर आ जाओ। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ हमने यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स है जो हम ना प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। कितनी सर, 10,000 यूनिट सर क्या है, हमने लेट से कि हमने क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस वन अकाउंट में ट्रांसफर करा। मैंने क्या बताया था कि 10,000 यूनिट जैसे कि हमने क्या प्रोसेस वन अकाउंट में बोला कि हमने इशू कर दिया है। याद रखिएगा, जब भी आपको नॉर्मल लॉस का स्पेसिफिकली आपको परसेंटेज दे रखा है एंड साथ ही साथ आपको आउटपुट दे रखा है, तो ये क्या है, ये एक हिंट है। ये क्या है सर, ये एक हिंट है कि सर कहीं ना कहीं सर आपका एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, कहीं ना कहीं सर एबनॉर्मल गेन हो सकता है। मैंने क्या बोला कि सर जो भी आपको क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस का सर आपको क्या है परसेंटेज गिवन हो कुछ इस तरीके से, और आपको साथ ही साथ आपको बोल रखा है सर एक्चुअल आउटपुट सर आपको बोल रखा है, तो याद रखिएगा सर ये एक हिंट है कि सर कहीं ना कहीं सर आपका एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, और कहीं ना कहीं सर आपका सर एबनॉर्मल गेन भी आ सकता है। ठीक है, अब हमारे केस में क्या है कि 10,000 यूनिट सर क्या है, 10,000 यूनिट सर क्या है, आपने प्रोसेस वन अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं। तो 10,000 आपने यूनिट्स प्रोसेस वन अकाउंट में ट्रांसफर करे थे, यहाँ पे लिखो ट्रांसफर लेट से कि 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, नॉर्मल लॉस मेरे को बोला 2% हो सकता है, तो मेरे को बता सकते यूनिट्स में सर कितना हो सकता है, तो 10,000 का 2% निकाला है सर, आई थिंक 200 आएगा। ठीक है, तो मेरा जो स्टैंडर्ड आउटपुट बनना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड आउटपुट जिसकी मैं बात करूँ, तो 10,000 में से 200 माइनस करोगे तो 9,800। 9,800 क्या है, इंडस्ट्री का ट्रेंड है कि 9,800 सर आउटपुट आता है, लेकिन आपका जो आउटपुट आया है 9,750 आया। कितने का लॉस हुआ है सर, ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है यूनिट्स में सर, अगर मैं बात करूं एबनॉर्मल लॉस तो कितना हुआ है एबनॉर्मल लॉस, या नीचे किसी केस में गेन है, तो एबनॉर्मल लॉस कितना आया है सर, ये आया है सर 50। कितना आया है 50। अब इस 50 की वैल्यू कैसे करोगे और 9,750 की वैल्यू कैसे करोगे, बेसिकली जो स्टैंडर्ड आउटपुट था उसमें 9,750 तो हमारा क्या है, एक्चुअल है, एक्चुअल है, एंड देन जो ये 50 है, 50 है, ये क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू कैसे करोगे, राइट आंसर इज जो अभी हम देख कर आए हैं कि नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं या इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। अब नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट और इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, उसके लिए हमने ये भी देखा था कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना होगा सर टोटल यूनिट्स माइनस में नॉर्मल यूनिट से। ठीक है, क्या मेरे को एक चीज़ बताऊँ, क्या मेरे को एक्सपेंसेस गिवन है मटेरियल का, लेबर का एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का, क्या मैं इससे प्रोसेस वन अकाउंट बना सकता हूँ, राइट आंसर इज यस, मैं आज का प्रोसेस अकाउंट बना सकता हूँ। मटेरियल का मैंने 40,000 लिखा, लेबर का मैंने 6,000 लिखा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मैंने क्या लिखा, 10,000 लिखा है। अब ये बताओ कि जो मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है उसको क्या है मेरे को क्रेडिट कर देना है, यहाँ पे जो मेरे को क्या है हमेशा क्या आती है, एट द रेट स्क्रैप वैल्यू, एट द रेट स्क्रैप वैल्यू आती है। जो नॉर्मल लॉस जो होता है उसका क्या स्क्रैप वैल्यू आता है। क्या मेरे को पूरे के पूरे क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, क्या मेरे को पूरे के पूरे क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, आंसर इज नो। तो जब स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखा है तो वहां पे आप शांति से बस यूनिट्स को क्रेडिट करके आए और स्क्रैप वैल्यू हमेशा की तरह क्या दिखाए, जीरो। कितना दिखाएंगे सर, जीरो दिखाएंगे स्क्रैप वैल्यू। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है। अब
अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या है प्रोसेस 2 में अकाउंट में एक्चुअल बेसिस पे कितना मैंने ट्रांसफ़र करा है 9,750 एक्चुअल बेसिस पे मैंने कितना ट्रांसफ़र करा है और एब्नॉर्मल लॉस भी मेरा क्या है एक्चुअल बेसिस पे कितना आया है 50 आया है। एक्चुअल बेसिस पे मेरा क्या है 50 आया है और मेरा क्या है जो मेरा प्रोसेस 2 अकाउंट में जो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो भी कितना आया है सर एक्चुअल बेसिस पे लिखोगे। अब क्वेश्चन आता था कि सर ये अमाउंट कितना लिखोगे तो इसका मेरा राइट आंसर है कि जो क्या है आपको क्या निकालना होगा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा या इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकाले कुछ भी बोले कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बोले या एबनॉर्मल लॉस की बोले कैसे भी बोले आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पे सबका टोटल कॉस्ट लेंगे 56,000 रुपये 56,000 को डिवाइड करोगे सर क्या टोटल यूनिट्स इतनी आनी चाहिए थी टोटल यूनिट सर आपकी कितनी थी 10,000 थी माइनस कर दो जो नॉर्मल जी लॉस होता था 200 का ठीक है देन आपने क्या है 56,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 9,800 तो आपको क्या आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा क्या आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 56,000 डिवाइडेड बाय 9,800 तो ये क्या आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट आया कितना आया 5.714 ये आपका क्या है कि कॉस्ट पर यूनिट आया 5.714 ये आपका क्या है कॉस्ट पर यूनिट आया है इस बेसिस पे सर क्या है इस यूनिट्स को सर प्रोसेस टू अकाउंट में और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे क्या है इस रेट पे सर क्या है आप इसको प्रोसेस टू अकाउंट में एंड इसको ही आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे कैसे ट्रांसफ़र करोगे ये रहा प्रोसेस वन अकाउंट जो आया 9,750 मल्टीप्लाई बाय जो आपका इफेक्टिव यूनिट था 5.7.1 9,750 यहाँ लिखे 55,714 कितना है 55,714 क्या ये चीज़ क्लियर है प्रोसेस वन अकाउंट से कैसे आया ठीक है एबनॉर्मल लॉस में जो हमने ट्रांसफर करते हैं वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डील करेगा आगे बढ़े तो जो हमारा एक्चुअल जो हमारा प्रोसेस टू अकाउंट में जो हमारे एक्सपेंसेस आए थे वो कितने थे पहले वो लिखे 20,000 4,000 10,000 हमने लिख लिया 20,000 4,000 और 10,000 हमने लिख दिया है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ नॉर्मली सर जो मेरा प्रोसेस टू अकाउंट में मेरा कितना ट्रांसफ़र हुआ था? 9,750 कितना 9,750 इसका जो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे रखा है, वो कितना दे रखा है सर? 5% दे रखा है। तो 9,750 का 5% कीजिए। 9,750 का सर क्या है 5% कीजिए, तो मेरा जो आंसर आता है 5 487.5 अब इसको राउंड ऑफ कैसे करोगे? सर अपर में करोगे क्योंकि मटेरियल कभी आधा तो होगा नहीं, अपर में करोगे, ठीक है? 487.5 था तो मैं क्या है 488 लिख लेता हूँ सर नॉर्मली मेरा लॉस कितना है सर 488 का ठीक है अब मेरा क्या है 9,750 माइनस में 488 9,750 माइनस में 488 तो मेरा कितना आउटपुट आना चाहिए था स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आना चाहिए था 9,262 कितना आना चाहिए था 9,262 ठीक है मेरा स्टैंडर्ड है कि इतना इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कितना आउटपुट आना चाहिए था 9,262 बट मेरा एक्चुअल में आउटपुट कितना है 9,400 कितना है 9,400 का मेरा क्या है एक्चुअल में आउटपुट आया है 9,400 का मेरा एक्चुअल में आउटपुट आया तो मेरा एबनॉर्मल गेन कितना आया 138 का आया कितना आया 138 का आया है अब मेरे को एक चीज़ बताओ जो 9,400 है 9,400 है तो इसके लिए क्या है दो पार्ट हो गए जो स्टैंडर्ड जो मेरा है स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड कितना है 9,262 9,262 ठीक है एंड देन मेरा जो है एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मल गेन कितना 138 है 138 है अब जो इंडस्ट्री बोलती है कि जो सर आप यूनिट्स है जो यूनिट्स जो आपका एक्चुअल प्रोड्यूस हुआ है वही आप एक्चुअली बेचोगे अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो आपका एबनॉर्मल गेन आया है वो आप गरीबों में बांट दोगे ऐसा तो है नहीं उसका बेनिफिट कौन उठाएगा उसका बेनिफिट ऑब्वियसली कंपनी उठाएगी जब मैंने प्रोसेस अकाउंट बना रहा था जब मैं प्रोसेस अकाउंट बना रहा था ऐसे करके 9,400 लिखकर मैंने क्या करा एडेट एनसीपीयू लिख दिया एडेट एनसीपीयू नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट पर समझ 9,400 ले गया लेकिन मेरे को इंडस्ट्री ने बोला 9,262 ही लिखना चाहिए था आपका क्या 138 रुपये ज़्यादा आ रहा था वो आपका गेन है वो क्या है वो आपका गेन है वो अभी ही आप अपना एबनॉर्मल गेन बुक कर ले यहाँ पर ये क्या है जो भी आपका एबनॉर्मल गेन है वो अभी ही बुक कर दे और उसको एबनॉर्मल गेन अकाउंट में जो है 138 को एट द रेट एनसीपीयू नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट क्या है ट्रांसफर कर दे नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट क्या है वहाँ पे ट्रांसफर कर दे क्या है एबनॉर्मल गेन अकाउंट में फिर मैंने क्या बोला क्या है आपका एक्चुअल आउटपुट क्या है 9,400 का तो आपने एडेट एनसीपीयू किस में ट्रांसफर कर दिया प्रोसेस थ्री अकाउंट में क्या है ट्रांसफर कर दिया है प्रोसेस थर्ड अकाउंट में क्या है ट्रांसफर कर दिया है लेकिन इंडस्ट्री ने बोला कि सर इसमें तो 138 यूनिट बहुत ज़्यादा है एक्सेसिवली है जो कि आपका एबनॉर्मल गेन है आपने अगर अपने पी एंडल में सर एबनॉर्मल लॉस को बुक करा था तो अपना बेनिफिट भी अब एबनॉर्मल गेन का आप ही को ही मिलेगा एबनॉर्मल गेन का 138 एट द रेट एनसीपीयू आप ही को ही मिलेगा इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट या नॉर्मली जो कॉस्ट पर यूनिट होता है उसका बेनिफिट अब किसको मिलेगा वो सर आप ही को मिलेगा इसको क्या है एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्या है ट्रांसफर कर दे अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आप एनसीपीयू कैसे निकालोगे इधर आओ
आपको क्या है, एक एनसीपीयू निकालना है। अब एनसीपीयू कैसे निकालोगे? याद रखिएगा, याद रखिएगा, नॉर्मली कॉस्ट पर यूनिट जो है प्रोसेस 2 में, उसमें याद रखिएगा हमेशा प्रोसेस 1 का जो कॉस्ट आया है ना, प्रोसेस 1 का जो कॉस्ट आया है, ये भी ऐड होगा। मतलब क्या हुआ, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये तीनों तो आते ही थे। ये तो स्पेसिफिकली प्रोसेस 1 का तो था ही था। प्रोसेस 3 में जब आप ट्रांसफर करोगे तो प्रोसेस 1 से भी तो आया है कॉस्ट, वो भी तो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो प्रोसेस 1 से जब 55,714 आया है, याद रखिएगा, इसको लेना मत भूलिएगा। इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं या नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, 55,714 प्लस में 20,000 प्लस में 4,000 प्लस में कितना, 10,000, ये आया आपका 89,714। कितना आया, 89,714। अब इसको डिवाइड किससे करोगे? अब क्वेश्चन आता है सर, अब इसको डिवाइड किससे करोगे? जैसा मैंने आपको बताया था, जो भी आपका इनपुट होता है माइनस में जो आपका नॉर्मल लॉस होता है उससे डिवाइड करोगे, एक्चुअल से नहीं करते हैं। हमेशा याद रखिएगा। आपको क्या है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। आप किससे डिवाइड करोगे? 9,262 से डिवाइड करोगे, जो आपका क्या है, टोटल इनपुट जो आपको प्रोसेस 1 से आया था माइनस में नॉर्मल लॉस। टोटल आपको क्या है, प्रोसेस 1 से आया था 9,750। नॉर्मली जो मेरा लॉस होता है 488 का होता है। इसके बाद जो मेरा बचा 9,262 बचे थे, इससे सर आपको क्या है, डिवाइड करना होगा। 9,262 से क्या है, इसको डिवाइड करना होगा। ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया है कॉस्ट पर यूनिट आया। क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है 9.68। इस रेट से सर आपको क्या है, एबनॉर्मल गेन और आया है आपको अपने दूसरे प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। 9.6862 रेट से सर आपको क्या है, आगे अपना एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर करोगे, एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर करोगे, और इसी रेट से प्रोसेस थर्ड अकाउंट में क्या है, ट्रांसफर करोगे। प्रोसेस थर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। क्या 138 जो था आपको इसी रेट पे ट्रांसफर करोगे, ये लिखा हुआ 138 इंटू में 9.6862 इंटू में 138। क्या ये चीज़ क्लियर है? और इसी रेट से क्या है, प्रोसेस थ्री अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 9.682 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 9,400। क्या इसी रेट से आपको क्या है, प्रोसेस थर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ये 91,051 लेकर सीधा आप प्रोसेस थर्ड अकाउंट की तरफ आप प्रस्थान करिए रहा। 91,051 सर आपने क्या प्रोसेस टू अकाउंट से लेकर आए, एंड देन सर आपको कितना यूनिट्स मिला था, 9,400। अगेन सेम चीज आपको यहाँ पे करना होगा। दोबारा सेम चीज यहाँ पर मैं आई रिपीट, 9,400 सर आपको क्या है, यूनिट आया। कितना, 9,400 क्या है आपको यूनिट आया। 9,400 मेरे पास यूनिट्स आया है। मेरे को एक चीज़ बताओ सर, नॉर्मली सर कितना लॉस होता है? नॉर्मली जो प्रोसेस थर्ड में कितना लॉस है? 9,400 आपको यूनिट्स आया है। प्रोसेस थर्ड में नॉर्मली कितना लॉस होता है? 10% का। तो मतलब क्या है, 940 का मेरा लॉस होना चाहिए था। और मेरे पास इन हैंड कितना गुड्स बन जाना चाहिए था? 9,400 मल्टीप्लाई में 0.9, तो 8,460 मेरे पास बचना चाहिए था इन हैंड। कितना, 8,460। बट मेरे पास कितना इन हैंड बचा है, 8,000। बचना कितना चाहिए था स्टैंडर्ड, 8,460। क्या मेरा कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है? जी हाँ सर, आपका 460 का सर आपका क्या है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब जो एबनॉर्मल लॉस है, अगेन सर किस रेट पे आप लेके जाओगे? राइट आंसर इज नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, या जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पर सर क्या है, आप इसको लेके जाओगे। यहाँ पे सारा का सारा आपने मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऊपर से लिया है, लिखकर एग्जैक्टली ये लिखा हुआ मैं दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। 10,000, 1,000 और 15,000 का जो है आप एग्जैक्टली लेकर आ गए। प्रोसेस टू अकाउंट से सर आप एग्जैक्टली ये लेकर आ गए। आपने यूनिट्स एक्चुअल बेसिस पे लिख दिया। आपने नॉर्मल लॉस जो होता है आपने परसेंटेज गिवन के बेसिस पे लिखा है। क्या परसेंटेज गिवन के बेसिस पे लिखा? उसके बाद जो नॉर्मल लॉस और जो आर्ट ये था फिनिश स्टॉक जो बना है, ये हमेशा की तरह क्या है, आप एक्चुअल बेसिस पे लेकर आए। क्या एक्चुअल बेसिस पे लेकर आए? और ये वाला जो अमाउंट है वो कैसे लेकर आओगे? एनसीपीयू, जिसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे, या हम इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, जो भी आप वर्ड जो चाहे वैसे लिख सकते हैं। जो हमारा टोटल कॉस्ट आया है 1,17,051 हमने लिखा, एंड देन हमने इसको डिवाइड किससे करा है, 9,400 जो हमें टोटल इनपुट जो हमें प्रोसेस टू से मिला था माइनस में नॉर्मल लॉस, उसे डिवाइड करके सर हमारा क्या है, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट आ गया, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। उससे मल्टीप्लाई कर लो अपने फिनिश स्टॉक को, तो आपका क्या आ जाता है, फिनिश स्टॉक की कॉस्ट आ जाती है। और जब अगर आप नॉर्मल लॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हमें क्या है, अब नॉर्मल लॉस के पूरा का पूरा अमाउंट आ जाता है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे सर क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी सर बहुत ज़्यादा ही आसान है। बेसिकली इसमें सर क्या है, सर आपको जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या था कि आपको क्या है, ओवरहेड्स का रिकवरी रेट निकालना था। यहाँ पे क्या है, ओवरहेड्स का रिकवरी रेट आपको ऑलरेडी दे रखा है। उसके अलावा सर आपको मैंने बोला था इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, कई बार अगर आपको स्क्रैप की अगर वैल्यू दे रखी हो, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट दे रखा हो, तो सर आपको क्या है, उसी को सर आपको क्या है, उसी वैल्यू से सर आपको क्या है, क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे वो भी चीज़ आपको गिवन है।
उसके अलावा सर आपको क्या है, नॉर्मल लॉस आपको दे रखा है, ये क्या है 5% दे रखा है। नॉर्मल लॉस आपको क्या दे रखा है, 5% दे रखा है। रॉ मटेरियल यूज दे रखा है 7500 दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि सर प्रोसेस 2 में सर आपको क्या है 6525 यूनिट्स आए हैं। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या आप मेरे को नॉर्मल लॉस दे रखा है, तो क्या मेरे को एबनॉर्मल लॉस, क्या एबनॉर्मल गेन बता सकते हो? हाँ जी सर, बता सकते हैं सर। 7500 में से सर 5% सर मेरे को माइनस करना है। एक बार जल्दी जल्दी मेरे को बताओ सर, कितना मेरे को यूनिट सर एक्चुअल में स्टैंडर्ड मेरे को कितना ट्रांसफर मिला था? सर मिला था 7125। कितना? 7125। कितना? 7125। लेकिन एक्चुअल में कितना आया? 6525। कितना आया? 6525 आया है। ठीक है, अब क्या कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस तो या एबनॉर्मल लॉस तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है। कितना हुआ? 6525 माइनस कर दो, ये आया मेरा 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स मेरा नथिंग बट इट्स एन एबनॉर्मल लॉस। क्या है? इट्स एन एबनॉर्मल लॉस। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मेरा प्रोसेस 1 का आप प्रोसेस अकाउंट बना लोगे? आंसर इज राइट, आप आसानी से बना लोगे। क्यों? क्योंकि आपको मटेरियल की क्वांटिटी गिवन है 7500, इसको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, रेट पर यूनिट आपको दे रखा है सर 60, तो इसे आपको मल्टीप्लाई करके सर आपका क्या आ जाएगा? ओह, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये देखो, यहाँ पे एक और कमाल की चीज़ दे रखी है। नॉर्मल लॉस आपका 600 नहीं आया है, नॉर्मल लॉस आपका 600 नहीं आया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ जो ट्रांसफर करा है ना आपको यूनिट्स, वो दे रखा है 7050। कितना? 7050 आपका यूनिट ट्रांसफर करा है। मतलब 7500 का अगर मैं 5% एबनॉर्मल लॉस निकाल के अगर मैं करूँ तो मेरा कितना आता है? 7125। कितना आता है? 7125। ये देखो, 7050 क्या है आपका अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करा है। कितना ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दे रखा है? 7050, ना कि आपको दे रखा है 6525। वो प्रोसेस 2 का दे रखा था। ठीक है, तो 7125 दे रखा है। इसमें से माइनस करो 7050, 7050 माइनस करो 7125, माइनस में 7050 करो तो मेरा आता है 75। 75 का मेरा क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। कितना? 75 का मेरा एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, ये मेरा क्या है? रॉ मटेरियल की वैल्यू आ गई। ये क्या है? मेरा रॉ मटेरियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आपको दे रखा है क्या? 7050 आपको दे रखा है सर। नॉर्मल लॉस भी दे रखा था 5%। इसका यूज करते हुए सर क्या है, मैंने क्या है, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स निकाल ली, जो मेरा आया 75 यूनिट्स। ठीक है, उसके अलावा सर आपको दे रखा है डायरेक्ट वेजेस दे रखा है। डायरेक्ट वेजेस क्या दे रखा है सर? 1,35,750 दे रखा है। अब आपको क्या है? रिकवरी रेट भी दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंस का। क्या है? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। क्या? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। किसका? 60%। तो 1,35,750 का 60% कर लो, ये आपको दे दिया 81,450। 81,450। अब आपको क्या बोल रखा है सर? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का भी सर क्या है आपको दे रखा है? रिकवरी रेट 20% ऑफ क्या है? डायरेक्ट वेजेस। 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इसका 20%। 1,35,750 का 20%। 1,35,750 का 20%। 27,150। आपको रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी दे रखी है। कितनी सर? 12.5 दे रखी है। कितनी? 12.5 दे रखी है। क्या? क्या अब आप इसका प्रोसेस अकाउंट बना लोगे? लेकिन इसमें एक चीज और भी दे रखा है सर। क्या? इस बार सर आपको क्या है? प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि 6000 यूनिट जो है इस बार हमारे फिनिश्ड गुड्स हमने बेच दिए। कितने के? 15% के कॉस्ट में। मतलब कि जो कॉस्ट था उस पर 15% क्या है, हमने मार्कअप चार्ज करा। क्या बोलते हैं सर इसको? मार्कअप। कई बार क्वेश्चन ये भी बोल देगा कि मार्कअप इज ना 15%, तो इट्स ऑलवेज ऑन बीइंग ऑन द कॉस्ट। अगर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड कि उसने सिंपली बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस पे मार्कअप इतना है, जनरली क्या होता है? कॉस्ट पे मार्कअप होता है। कॉस्ट पे कितना मार्कअप दे रखा है सर? हमेशा दे रखा है सर हमें 15% दे रखा है। मार्कअप कितना दे रखा है सर? 15% का सर हमें मार्कअप दे रखा है। जो भी आपका कॉस्ट आएगा, जो भी आपका फिनिश गुड्स का जो भी आपका प्रोसेस 2 में जो कॉस्ट आएगा, उस पर सर क्या है? 15% सर आप क्या है ऐड कर लोगे, वो आपका क्या है? एसपी सेलिंग प्राइस आपका बन जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो हम क्या है अपना प्रोसेस अकाउंट पे बढ़ते हैं। प्रोसेस अकाउंट में आते हैं, अगेन बहुत आसान है। जो चीज बताया था वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपका रॉ मटेरियल यूज है वो कितना है? 7500 आपने मटेरियल यूज करा था। कितने रुपए के हिसाब से यूज करा था? ₹60 के हिसाब से। 7500 इंटू में 60, ये आ गया 4.5 लाख रुपए। अब मेरे को बताओ, डायरेक्ट वेजेस 1,35,750 दे रखे थे। आपको ये भी दे रखा था डायरेक्ट एक्सपेंसिस जो आपने जो रिकवर करने, कितना इसके कितना है? 60%। ठीक है, 60%। एंड देन आपको ये भी बता रखा था जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है वो कितना है? डायरेक्ट वेजेस का कितना है सर? 20% है। 20% है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे हमारा क्या है? टोटल कॉस्ट आ गया। कितना आ गया टोटल कॉस्ट? अब अब हमें क्या था कि नॉर्मल लॉस सबसे पहले दे रखा था। जो भी हमारी परसेंटेज गिवन थी, जो हमारी परसेंटेज गिवन थी, उसना हमने क्या है? क्रेडिट कर दिया। 375, 7500 का, 7500 का 5%।
375, ठीक है 375। अब इसका क्या है, स्क्रैप वैल्यू दे रखा था, स्क्रैप वैल्यू कितना दे रखा है 12.50। 12.50 से क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, 12.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4688 आया। कैसे, 4087 आता है, 4687.50, तो इसको क्या है राउंड ऑफ करा है, अपर लेवल पे राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि हमारी जो यूनिट्स होती है कभी भी हाफ और पूरी अधूरी होती है, तो पूरी कंप्लीट होती है तो पूरी इनकम्प्लीट होगी। तो ये क्या है कि हमने क्या जो गुड्स बनाया है, जो फिनिश गुड्स बनाया है, प्रोसेस वन ने जो प्रोसेस करा है फिनिश गुड्स, तो वो क्या है पूरा ही प्रोसेस करा है 4688। इसको राउंड अप करोगे 4688 पे, राउंड अप करा। देन यहाँ पर क्या है, कितना यूनिट्स आपने क्या है 7050 क्या है आपने क्या है अगले नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है आपने ट्रांसफर करा था 7050। एंड देन हमने कुछ देखा था एबनॉर्मल लॉस भी देखा था। तो ये दोनों हमेशा की तरह सर किस बेसिस पे आए हैं, ये एक्चुअल बेसिस पे है। जो ये दोनों अमाउंट आएंगे वो किस बेसिस पे आएंगे, एनसीपीयू के बेसिस पे। अभी क्या है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट बनाओगे, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कैसे बनाओगे, जो ये आपका जो टोटल दे रखा है 6,94,350, इसको डिवाइड करना होगा सर, किससे डिवाइड करोगे 7,500 सर हमारा एक्चुअल इनपुट था, माइनस में करोगे जो हमारा नॉर्मल लॉस कितना होता है 375 का नॉर्मल लॉस होता है 375 का। ठीक है नॉर्मल लॉस हमारा ये होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे इस बार आपको क्या है स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है 4688 सर, स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है, तो वो भी क्या है माइनस होगा टोटल कॉस्ट में से। तो 4688 याद रखिएगा, 4688 क्या है ये आपको माइनस करना होगा। क्या ये चीज क्लियर है। तो 694,350, 6 नहीं मिनट जाओ 694,350 आई थिंक, 694,350 माइनस में 4688 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, हाँ हाँ 7125 डिवाइडेड बाय 7125। टोटल आउन इनपुट जो था 7500 माइनस में 375 करोगे तो 7125, उससे डिवाइड करोगे 96.79 आया, 96.79 आया, यहाँ लिख लो 96.79। ठीक है, हो सके तो हमेशा 4 डिजिट तक लिखिएगा। ठीक है, ये लीजिए 96.79 जो हमारा क्या है कॉस्ट पर यूनिट है, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करा 75 से, तो आपकी क्या है नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई। वैसे ही सर यहाँ पे क्या है प्रोसेस टू अकाउंट में आया। ठीक है, प्रोसेस टू अकाउंट में 96.7947 दे रखा, उसको 7050 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका क्या है नॉर्मल जो है प्रोसेस टू के जितना आप ट्रांसफर करो उसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको उठा के क्या करना है, प्रोसेस टू के अकाउंट में यहाँ पे क्या है ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे क्या प्रोसेस टू के अकाउंट में यहाँ पे क्या ट्रांसफर कर दिया है। प्रोसेस टू के अकाउंट में हमने क्या एक्चुअल बेसिस पे ट्रांसफर कर दिया। फिर हमें डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा है। यहाँ क्या हमें रेशियो दे रखी है, हाँ 65% और 15% दे रखी है। इस बार रेशियो डिफरेंट है, क्या है 65% डायरेक्ट वेजेस का और 15% डायरेक्ट वेजेस का दे रखा है। तो सिंपली डायरेक्ट वेजेस का सर क्या करोगे 65% करोगे, एंड देन यहाँ पे क्या करोगे 15% करोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का क्या अमाउंट आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है। तो उसके बाद क्या है दोबारा अगेन हमें क्या है नॉर्मल लॉस निकालोगे। नॉर्मल लॉस कैसे निकालोगे, क्या हमें परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज हमें गिवन है 7050, कितना 7050 हमें गिवन है, 7050 का क्या 10% करोगे, कितना आया प्रोसेस टू में कितना अमाउंट हमने ट्रांसफर कराया यूनिट 7050, तो 7050 का क्या है 10% करोगे तो 770.5 आएगा, 705 आएगा, एक मिनट को 70.5 नहीं आएगा, 705 आएगा। 7050 माइनस में 10%, 6345, 6345, लेकिन एक्चुअल में कितना आया 6525, 6525, तो मेरा कुछ ना कुछ एबनॉर्मल गेन आया। एबनॉर्मल गेन कितना आया 180 का एबनॉर्मल गेन आया, कितना 180 की यूनिट्स का मेरा क्या है एबनॉर्मल गेन आया है। अब जो ये एबनॉर्मल गेन आया है अगेन सर किस वैल्यू पे लेके जाओगे, राइट आंसर है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, किस वैल्यू पे लेके जाओगे, जो नॉर्मली कॉस्ट पर यूनिट जो होता है उस बेसिस पे सर क्या है इसको लेके जाओगे, इस बेसिस पे सर क्या है आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। इधर आ जाओ, ये रहा, ये ना, हाँ इन तीनों का पहले टोटल करो, इन चारों का टोटल करोगे। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट में से माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू, क्या स्क्रैप वैल्यू क्या है 26,438, डिवाइड करोगे टोटल इनपुट, टोटल इनपुट सर हमारा कितना मिला था 7,050, 7,050 माइनस में नॉर्मली लॉस हमारा कितना होता है, नॉर्मल लॉस यूनिट्स का कितना था सर 705, ये माइनस करके यहाँ से क्या इसको डिवाइड कर दोगे, राइट आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा 140.0496। इस वैल्यू पे सर क्या है फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करोगे, इसी वैल्यू पे सर क्या है एबनॉर्मल गेन बुक करोगे।
क्या ये चीज क्लियर है? तो आपको क्या है कि फिनिश स्टॉक का सर आपको क्या है अकाउंट भी बनाने के लिए कहा था, याद है सर? आपको क्या है 15% चार्जेस के लिए कहा था। तो आपको क्या है जो 6000 यूनिट जो आपने बेची है, 6000 यूनिट बेची थी, तो उसका कॉस्टिंग क्या है 140.0496। इसका प्रॉफिट आप कितना चार्ज करोगे? 15% मार्कअप आप चार्ज करोगे, 15% मार्कअप चार्ज करोगे। तो यहाँ पे नीचे इनकम स्टेटमेंट ये इधर आओ, 6000 यूनिट्स का जो हमारा कॉस्ट था 140.60496, इसको बेचा है 115% पे, 115% पे। उसके अलावा सर मेरा कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ था। जो एबनॉर्मल गेन है आप कितना बुक करोगे? एबनॉर्मल गेन है, क्वेश्चन आता है सर कितना बुक करोगे? याद रखना, याद रखना, क्योंकि आपने ऊपर स्क्रैप वैल्यू जो दिखाई थी, स्क्रैप वैल्यू दिखाई थी, वो स्टैंडर्ड दिखा देता क्या? पूरा का पूरा 705 दिखाया था। एक्चुअल में कितना हुआ था? एबनॉर्मल गेन में मेरा कितना गया? एबनॉर्मल गेन में मेरा क्या है 180 गया। एक्चुअल में मेरा कितना था? 705 माइनस में 180, 525। क्या मेरा जो स्टैंडर्ड था, मेरे को तो लग रहा था कि 705 यूनिट मेरी वेस्ट जाएगी, बट मेरा क्या हुआ एबनॉर्मल गेन हो गया। मेरा क्या है एबनॉर्मल गेन क्या है 180 यूनिट तो मेरी मेरी वेस्ट नहीं हुई, वो तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी। तो मेरा एक्चुअल में कितना लॉस हुआ था? नॉर्मली 525 का था। तो जब मैं एबनॉर्मल गेन जब ट्रांसफर करूंगा कॉस्टिंग पी अकाउंट में, कॉस्टिंग पी अकाउंट में जब 180 ट्रांसफर करूंगा, तो आपको नहीं लगता कि जो मैंने नॉर्मल लॉस अकाउंट में जो स्क्रैप वैल्यू बुक करा था, नॉर्मल लॉस में जो मैंने स्क्रैप वैल्यू 180 का मैंने बुक कर रखा था एक्स्ट्रा, वो वक्त आ गया है अब माइनस करने का। वो क्या वक्त आ गया? हटाने का वक्त आ गया। मतलब इधर आओ, जो ये 180 आया है, ये 180 आया है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने नॉर्मल लॉस जब हम बुक कर रहे थे तो 180 यूनिट्स हमने यहाँ पे नॉर्मल लॉस अकाउंट में भी हमने एक्सेस ट्रांसफर कर दिया था, राइट। और उसको क्या है एट स्क्रैप वैल्यू पे दिखाया हुआ है, राइट। तो 180 जो है ना, 180 है, 140.049 है ना, 140.0496 माइनस में कितना करोगे? 37.5। ये एनसीपीयू है, ये स्क्रैप रियलाइजेशन वैल्यू है, ये है एक्चुअल प्रॉफिट। क्या ये चीज क्लियर है? मैंने बोला कि सर जो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ था वो आपको कहीं ना कहीं, जो एबनॉर्मल गेन हुआ था, ध्यान समझना, आपको जो एबनॉर्मल गेन हुआ था वो हुआ है आपको 180। कितना हुआ है सर? 180। कितना? 180। लेकिन आपने क्या करा था, आपने क्या करा, जो नॉर्मल लॉस बुक करा वो आपने क्या है परसेंटेज गिवन के अकॉर्डिंगली बुक कर लिया। कितना? परसेंटेज गिवन, जो कि आपका स्टैंडर्ड था, जो कि क्या था आपका स्टैंडर्ड था। लेकिन जो आपका एक्चुअल में नॉर्मल लॉस हुआ था वो कितना हुआ था? 525 ही तो हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो 6525 है, 7050 आपने क्या यूनिट्स आई थी, 7050 यूनिट आपकी क्या प्रोसेस वन अकाउंट से आई, ठीक है। एक्चुअल में आपका कितना है? 6525, ठीक है। 7050 माइनस में 6025, 7050 माइनस में 6525, ठीक है। 525 ही तो आपका लॉस हुआ है ना एक्चुअल में। क्या हुआ है? 525 का तो एक्चुअल में यूनिट्स का लॉस हुआ है। लेकिन आपने क्या करा, आपने तो नॉर्मल जो परसेंटेज गिवन होते हैं स्टैंडर्ड का 10%, वो आपने करा था क्रेडिट। मतलब क्या हुआ, जो आपका एबनॉर्मल गेन हुआ था 180, उसका भी स्क्रैप वैल्यू यहां पर है, कहीं ना कहीं उसका भी स्क्रैप वैल्यू यहां पर है। अब वक्त आ चुका है एक्चुअल गेन निकालने का। एबनॉर्मल गेन ने बोला कि यार मेरे को नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट पे तो लिया है, लेकिन नॉर्मल लॉस वाले अकाउंट वाले से पूछ, उसकी उसके पास तो यूनिट्स ही नहीं है। उसके पास तो एक्चुअल यूनिट्स कितनी है? उसके पास तो एक्चुअल यूनिट्स ही 525 है। उसके पास जो एक्चुअल यूनिट्स ही 525 है, तो 180 का गेन कैसे बुक कर रहा है तू? तेरे पास यूनिट ही एक 525 है, तो तू 705 का गेन तो बुक ही नहीं कर सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो एक्चुअल वाला है तो स्क्रैप वैल्यू तू कैसे बुक कर सकता है? जब तेरा 525 ही तेरे पास एक्चुअल है, तो तू 705 कैसे कर सकता है? अब बात है, उसने बोला नॉर्मल लॉस वाले ने, तो बात तू ठीक कह रहा है। 180 तो तेरी एबनॉर्मल गेन का था, जो स्क्रैप वैल्यू जो मैंने बुक कर रखा था। ये वही वक्त है, ये वही वक्त है जब तेरा एबनॉर्मल गेन जो था, एबनॉर्मल गेन में से स्क्रैप वैल्यू जो था वो हटा दूं। मेरा मतलब क्या बोला, जो यहाँ पे 180 का जो एबनॉर्मल गेन जो मैंने बुक करा था, एबनॉर्मल गेन बुक कराता है एनसीपीयू पे, उसमें से माइनस करना होगा स्क्रैप का रियलाइजेशन वैल्यू। क्यों? क्योंकि सर ये आपने नॉर्मल लॉस में आपने एक्सेस बुक कर रखा है। क्या ये चीज क्लियर है?
एक बार नटसेल में बता देता हूँ कि नॉर्मल लॉस जो हम बुक करते हैं वो एट परसेंटेज गिवन पे बुक करते हैं। जो परसेंटेज गिवन पे जब मैं बुक कर रहा था तो उसमें जो वैल्यू ऑलरेडी ऐड थी क्या, एबनॉर्मल गेन की। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में हमारा लॉस हुआ था वो कम था, एक्चुअल में लॉस था वो हमारा कम था। हमने क्या है, एक्चुअल जो वैल्यू थी वो ज़्यादा हमने हमने एक्चुअल में क्या कर लिया, हमने 525 था लेकिन हमने बुक ज़्यादा कर लिया है। इसका मतलब है कि सर जो हमारी एबनॉर्मल गेन थी उसका भी क्या है, हमने स्क्रैप वैल्यू बुक कर रखा था। स्क्रैप वैल्यू जब हमने उसका बुक कर रखा था तो यही मौका है उसको क्या है, अब हटा के नेट नेट या एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं वो निकालें। तो यही चीज इनकम स्टेटमेंट में उसने बोला कि जब क्या है 180 यूनिट जब तुम्हारा है ना, तो जो तुम्हारी कॉस्ट है ना 140 में जो तुमने बुक करा था वो 140 नहीं है। स्क्रैप वैल्यू में जो तुम्हारे पास जो था ना, जो नॉर्मल लॉस में जाता था वो माइनस करो, वो माइनस करो पहले, क्योंकि नॉर्मल लॉस के वक्त वहां पे तुमने बेनिफिट लिया होगा तो उसको हटाओ। ठीक है। अब यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस होगा वो एक्चुअल में 100% चला जाएगा, जो आपका एनसीपीओ के हिसाब से 75 यूनिट्स के हिसाब में माइनस में कर क्या है आपका, क्या है ये स्क्रैप वैल्यू, क्या स्क्रैप वैल्यू। क्यों? स्क्रैप वैल्यू याद रखिएगा, एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन, आपका स्क्रैप वैल्यू हमेशा माइनस होता है। एबनॉर्मल गेन में क्यों माइनस करा? सर आपका लॉस होना था 100 का लेकिन हुआ 150 का। जो 50 यूनिट्स का लॉस हुआ उसका इसका मतलब ये नहीं है कि सर उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, उसकी भी रियलाइजेबल वैल्यू होगी। जो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसमें क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू होगी तो उसको बेच दो, लेकिन जो एबनॉर्मल गेन में वक्त जो आपने ज्यादा स्क्रैप वैल्यू बुक करा है उसको भी हटा दो। ठीक है। एबनॉर्मल गेन के वक्त जो स्क्रैप वैल्यू बुक करा था वो हटा दो। एबनॉर्मल लॉस के वक्त भी जो आपका एडिशनल लॉस हुआ है उसको बेच दो। एबनॉर्मल लॉस के वक्त जो आपका स्क्रैप वैल्यू हुआ है उसको बेच दो। ठीक है। और जो आपका क्या है, एबनॉर्मल गेन के वक्त जो आपने एडिशनल में बुक कर रखा था स्क्रैप वैल्यू उसको हटा दो। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार इधर आ जाओ, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, इससे सब चीज क्लियर हो जाएगी। हम्म। अब मैंने क्या बोला था, नॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाओ। नॉर्मल लॉस अकाउंट में प्रोसेस 1 2 3 से मेरे पास कुछ ना कुछ यूनिट्स आ रही थी, उसको मैंने एक्चुअली रियलाइज कर दिया जो भी मेरा आया। ठीक है। और अगर मेरा कुछ ज़्यादा गेन आया होगा, जो मेरा एक्चुअली रियलाइजेबल वैल्यू अगर हुई तो उसको एबनॉर्मल गेन बुक कर लूंगा। यहाँ आ जाओ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या हुआ, प्रोसेस 1 2 से मेरी कुछ यूनिट्स आई, सो जिसको मैंने स्क्रैप वैल्यू पे निकाल दिया। इसलिए बोला जाता है जब आपने स्क्रैप वैल्यू पे निकाला है तो टोटल नेट कॉस्ट आपका लॉस नहीं हुआ है। आपका कितना लॉस हुआ है, जो आपका नेट कॉस्ट पर यूनिट आया माइनस में कैश जितना आपको रियलाइज हुआ उसका नेट इफेक्ट होगा कॉस्टिंग पीरियड में। अगेन जो प्रोसेस 1 2 अकाउंट से जितना भी आपका क्या है नॉर्मल लॉस आया वो आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद उसकी कोई ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू होगी तो रियलाइजेबल वैल्यू वो माइनस हुई, उसके बाद आपका क्या कॉस्टिंग पीरियड में क्या इफेक्टिव नेट आएगा। अब बात करते हैं एबनॉर्मल गेन में। तो एबनॉर्मल गेन में जो प्रोसेस 2 अकाउंट से लेट से कि हमारे यहाँ पे कुछ वैल्यू आई, प्रोसेस 2 से हमारा क्या कुछ वैल्यू आई, वो आपने एक्चुअल बेसिस पे लिख दिया। लेकिन नॉर्मल गेन क्या है, जो आपने नॉर्मल गेन आपने बुक कर रखा था ऊपर स्क्रैप में बुक कर रखा था नॉर्मल गेन, तो वो क्या है वो हटा के आप कॉस्टिंग पी में नेट इफेक्ट लेके जाओगे। और कॉस्टिंग पी अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, प्रोसेस 2 से जो भी आपका फिनिश गुड्स आया था उसकी कॉस्टिंग सेल्स में आप ले लोगे एबनॉर्मल गेन नेट इफेक्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे भी एबनॉर्मल लॉस जो आप लोगे वो नेट इफेक्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू लोगे। इधर आ जाओ। अब 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 एक चीज ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 4। हाँ। अब कई बार ऐसा होता है कि सर जब आप ना प्रोसेस कर रहे थे यूनिट्स, ठीक है, या तो एक काम करो, ये ना आप एक काम करो, ये पढ़ो, एक बार ना ये पढ़ो, एक काम करो ये आप पढ़ो, या आपको क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ना है वो पढ़ो। ठीक है। ये तो समझा तो मैं दूंगा। हाँ। 1 मिनट आप ये पढ़ो तो तुम पानी पियो, चीटिंग नहीं करना है, पढ़ना पूरा। अब कई बार क्या होता है सुनना, लेट्स से कि प्रोसेस 1 अकाउंट है, ठीक है। प्रोसेस 1 अकाउंट्स में सर आपने गुड्स बेसिक बनाने के लिए, ठीक है, उसके बाद खुद का भी कुछ ना कुछ किया, पहले का मटेरियल पढ़ा होगा, जैसे कि आपने कॉस्ट शीट में पढ़ा, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर में पढ़ा, आपने ओवरहेड्स में पढ़ा, आपने कई जगह पढ़ा। ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ा।
अब मेरे को एक चीज बताओ, कुछ ना कुछ ओपनिंग डब्ल्यू पड़ा होगा, कुछ ना कुछ ओपनिंग में डब्ल्यू पड़ा होगा, जो क्या अभी इस बार प्रोसेस हुआ होगा। आई रिपीट, कुछ ना कुछ ओपनिंग डब्ल्यू पड़ा होगा, जो कि इस बार क्या प्रोसेस हुआ होगा। अब जो डब्ल्यू होता है, जो डब्ल्यू होता है वो 100% प्रोसेस में होता। क्या होता है वो कुछ 60%, 50%, 70% वो आपको गिवन होगा। लेट्स से कि हमारे पास क्या है, ओपनिंग डब्ल्यू पड़ा हुआ कितना, 1000 यूनिट्स का पड़ा हुआ, जो कि 60% कंप्लीट है, कितना, 60% कंप्लीट है। और उस डब्ल्यू की कॉस्ट भी कुछ ना कुछ होगी, तो कॉस्ट दे रखी है 1,10,000। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं, हजार हजार यूनिट्स है, ये कितनी 60% कंप्लीट है, और इसकी कॉस्ट कितनी लगी हुई यहाँ पे लिख रखी है, कितनी, 1,10,000, कितनी, 1,10,000। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अभी 40% इनकम्प्लीट है, 40% यूनिट्स इनकम्प्लीट है। क्या ये चीज क्लियर है? 1000 यूनिट से 60% कंप्लीट है, जिसकी कॉस्ट है 1,10,000। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 यूनिट्स इनकम्प्लीट है, 40%, 1000 यूनिट्स में 40% अभी क्या है, उसका काम होना बाकी है, और कॉस्ट पर यूनिट 1000 यूनिट है वो 60% कंप्लीटेड है। 1000 यूनिट 60% कंप्लीट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 40% इनकम्प्लीट है, 40% इनकम्प्लीट है। इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आएगा, 400 आएगा, 40, उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट, तो इतना पैसा लगेगा टोटल उसको कंप्लीट करने में, 400 इंटू में कॉस्ट पर यूनिट। क्या ये चीज क्लियर है? तो मेरे को आगे बताओ, चलो फिर मैं आगे आपके कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ कि 1000 यूनिट्स है वो 60% कंप्लीट है, उस पर खर्चा 1,10,000 लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 यूनिट्स है वो 40% इनकम्प्लीट है, उसको बनाने में कॉस्ट पर यूनिट इतना कुछ ना कुछ खर्चा लगना है। 1000 यूनिट्स है 40% इनकम्प्लीट है, उसको बनाने में इतना कॉस्ट पर यूनिट लगना है। इस 1000 को मैंने 40% से मल्टीप्लाई करा तो 400 आया, और ये 400 इट्स नथिंग बट इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या ये चीज क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अब आप ना दो चीजें, आप एक चीज पढ़ के आए हुए हो। अब मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में एक चीज पढ़ के आ चुके हो, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के कई मेथड होते हैं, लेकिन जब भी आप एक प्रोसेस अकाउंट में हो, जब भी आप एक प्रोसेस अकाउंट में होंगे, तो आप कैसे प्रोसेस करोगे, जो पहला यूनिट जो इनकम्प्लीट था, पहले आप उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है, बाद में जो हमारे पास यूनिट्स आई है उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। या तो आप एक काम करते हो, जो आपके पास पहले से यूनिट्स पड़ी थी और जो आपके पास अभी की कॉस्ट है उसका एवरेज आउट कर लोगे, ठीक है। तो इसमें दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं, फीफो, दूसरा होता है वेटेड एवरेज। लीफो मत बोलिएगा, वेटेड एवरेज, क्योंकि दो ही मेथड लगते हैं, ठीक है। ये आपका एएस और इंडीएस नहीं चल रहा कि जो वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारा इंटरनल प्रोसेसिंग चल रहा है, ये इंटरनल अकाउंट है। यहाँ पे हम अपना अब देखते हैं कि कॉस्ट कितना लग रहा है बनाने में किसी यूनिट्स को। मैंने क्या बोला, ये हमारा इंटरनल अकाउंट है, जिसको हमें चेक करना है कि कितना यूनिट्स लग रहा है बनाने में, कितना कॉस्टिंग लग रहा है बनाने में, प्रोसेस करने में फिनिश गुड्स को। तो आप क्या है, दो तरीके से आप क्या इसकी वैल्यूएशन कर सकते हो, कि फीफो मेथड लगा दो कि पहले जो ओपनिंग डब्ल्यू पड़ा था उसको बनाने में और कितना खर्चा लगा है, या तो वेटेड एवरेज कर लो कि सिंपली सा जो एग्रीगेट यूनिट जो मेरी बनी है, एग्रीगेट यूनिट जो बनी है उसको मल्टीप्लाई करो वेटेड एवरेज रेट से। किससे? वेटेड एवरेज रेट से। क्या ये चीज क्लियर है? पहले फीफो बोला कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले इसको कंप्लीट करो, पहले कितनी कॉस्ट लगनी थी, पहले कॉस्ट, ठीक है। देन कॉस्ट कितना लगना था, देन कॉस्ट, मतलब क्या हुआ, पहले जो ओपनिंग में जो कॉस्ट लगा था 1,10,000, अब की बार कॉस्ट कितना लग रहा है वो लिख दो, अब की बार कितना कॉस्ट लग रहा है वो लिखो, ठीक है। फीफो कर सकते हो, या तो वेटेड एवरेज कर सकते हो, कि दोनों का एक काम करो, यार मेरे को नहीं समझ में आता, मैं वेटेड एवरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या है, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। फीफो के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, एंड वेटेड एवरेज के लिए क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ठीक है। अब सुनना, इसके क्या होते हैं, अब हमारा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट यूनिट्स, क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। अब क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट्स होता है, तो आपको क्या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का ऐसे एक अकाउंट बनाना होगा। ओपनिंग डब्ल्यू ठीक है, जितनी भी आपकी यूनिट्स है, कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड है, कितना अमाउंट लग रहा है, लेबर कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीट है, अमाउंट कितना लग रहा है, ओवरहेड्स कितना कंप्लीट है, एंड देन उसका अमाउंट कितना लग रहा है। यूनिट इंट्रोड्यूस में याद रखिएगा कि फिनिश कितनी हो गई है, ठीक है। पहले तो ओपनिंग डब्ल्यू करा, ओपनिंग डब्ल्यू ओपनिंग डब्ल्यू ओनली एंड ओनली फीफो के केस में आएगा। आई रिपीट, ओपनिंग डब्ल्यू ओनली फीफो का केस में आएगा, क्योंकि फीफो मेथड बोलता है कि पहले मेरी यूनिट कितनी बनी, ठीक है। तो ये ओनली एंड ओनली फीफो के केस में आएगा। वेटेड एवरेज मेथड बोलता है यार इन सबका एवरेज करके मेरे को बताओ डायरेक्टली फिनिश यूनिट कितनी बनी,
तो फिनिश यूनिट से उसका पूरा टोटल आएगा, उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं आएगा, ठीक है। फीफो मेथड लगा रहे हो तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखो, हर जगह पे जितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीट लिख रखा है, यूनिट इंट्रोड्यूस लिखो। फिनिश यूनिट्स मतलब कि रिमेनिंग कितनी यूनिट्स आपने बनाई है वो सारे के सारे लिख लो। अगर आप वेटेड एवरेज लगा रहे हो तो फिनिश यूनिट्स लिखो, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं आएगा वेटेड एवरेज में। हाँ ठीक है, नॉर्मल लॉस लिखो, एबनॉर्मल लॉस लिखो, ठीक है। नॉर्मल लॉस के याद रखिएगा वो गुड्स यूनिट द्वारा एब्जॉर्ब होती है, तो इसलिए क्या होता है कि सिंपली सर आपका क्या यूनिट्स की कॉलम में से माइनस हो जाएगा। अगर स्क्रैप वैल्यू रखिए तो स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे आप लिख लीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करें। नॉर्मल लॉस में सीधा क्या है, यूनिट्स में से हम माइनस करें, एबनॉर्मल लॉस क्या है यहाँ पे लिख दें, एंड इसके बाद क्या है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? ये रहा फीफो मेथड। फर्स्ट कन्वर्ट द ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स इनटू द फिनिश यूनिट्स। क्या पहले हम क्या ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को फिनिश यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करंट यूनिट्स इनटू द बैलेंस फिनिश यूनिट्स एंड देन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। मतलब कि पहले क्या है, आपने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कन्वर्ट करा, उसके बाद जो बैलेंस यूनिट्स बची हुई थी उसको क्या आपको फिनिश यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन या नॉर्मल लॉस कुछ भी आ रहा है वो आपकी यूनिट इंट्रोड्यूस जो थी उससे बेसिस पे आएगा। जबकि आपका वेटेड एवरेज मेथड बोलता है कि अंडर दिस मेथड क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेट, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड कॉस्ट ऑफ द करंट पीरियड जो भी आपका होता है उन सबको क्या करोगे आप जमा कर लोगे, प्लस कर दोगे। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 1,10,000 था, प्लस में इस बार जो खर्चा आएगा उन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, जिससे क्या आपको क्या है टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब उसको क्या है कि आपको डिवाइड करना होगा किससे, द एग्रीगेट कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द कंप्लीटेड यूनिट। जो भी आपका कंप्लीटेड यूनिट होता है उससे आप डिवाइड कर दोगे, उससे क्या होता है कि आपका एक वेटेड एवरेज प्राइस आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो इक्विवेलेंट यूनिट्स में जब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखते हैं तो वो यहाँ पर नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आपका एक वेटेड एवरेज प्राइस निकाल चुके हैं, जिसमें आपने सिंपली फिनिश यूनिट जो आएगी सर उससे क्या वेटेड एवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। सर नहीं समझ में आया तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, अगर फीफो समझ में आया उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, दोनों के दोनों हम करेंगे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना कितना मानोगे, फिनिश एबनॉर्मल लॉस के केस में आप कितना मानोगे सर, 100% मानोगे। और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यूआईपी कितना मानोगे सर, मटेरियल केस में सर हम मान लेंगे सर 100% मटेरियल है। क्यों? क्योंकि सर आपको क्यों 100% मानते हो कि आपने आप कोई ऑर्डर दिया है, या तो वो मटेरियल पूरा ही साबुत आया होगा। आप ये थोड़ी ना बोल सकते कि मैंने ये एक बक्सा मंगाया था, नहीं भाई तूने आधा तोड़ के दिया है, ये नहीं बोल सकते ना। जो आपका मटेरियल आया होगा तो वो तो 100% ही एक ही बार में शिपमेंट में आ गया होगा, इसलिए हमेशा अज्यूम करना ये अच्छा रहता है कि 100%। कई क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर 2 लॉट में आ रहा हूँ। अबे भाई इतना क्यों दिमाग लगा रहा है, जब आईसीआई बोलता है कि 100% लेना है तो ये अजम्पशन लेनी है। ये आईसीआई का पेपर है, ये मेरा पेपर नहीं है, ना तुम्हारा पेपर है। तुम्हारे चेकर भी नहीं बैठे हैं, ना मेरे चेकर बैठे हैं। तो जो बताया जा रहा है उतना समझो कि मटेरियल का अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको 100% मानना है, ठीक है। 100% में लेबर क्या है 50%, ओवरहेड कितना मानना है 50% मानना है। और ये ही अजम्पशन लगा के आनी है अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्योंकि आईसीआई भी इसी अजम्पशन पे चलता है। आपको भी इसी अजम्पशन पे चलना है। हम आईसीआई के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको बकायदा नीचे नोट्स लिख कर आना है, क्योंकि चेकर चेकर चेक करता है कि बच्चों की नॉलेज है कि नहीं। कई बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि सर ये तो नॉर्मल सी चीज थी कि नॉर्मल लॉस इतना आता है, एबनॉर्मल लॉस इतना आता है, सर मैं क्यों लिख कर आया हूं। सर आपका एग्जाम है, आपको चेक करना, आपको परख रहे हैं ताकि आपको सीए फाइनल में आपको भेजा जा सके। ये भी तो हो सकता है कि पीछे वाले से पूछ ले, ये भी तो हो सकता है ना। तो सर ये आपका एग्जाम है, प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग प्लीज जो बताया जाता है कृपया कर वो सारे नोट्स ये सब लिख कर आए। ये आपका पेपर है, आपको चेक किया जा रहा है यार। आप प्लीज समझो, प्लीज समझो कि ये जो अजम्पशन है ये आईसीआई ने अज्यूम करा हुआ है, और मेरे को भी लगता है कि ठीक है यार, ये बेसिक अजम्पशन, इसका कोई एटलीस्ट कोई बेस तो बनता है, ठीक है। कल को एक बच्चा बोले 2 लॉट में आ रहा है तो मैं 3 लॉट ही बोल सकता हूँ, कोई 4 लॉट ही बोल सकता है। इससे बढ़िया यार एक अजम्पशन मानो कि मटेरियल 100% आ चुका होगा, उसका डब्ल्यूआईपी में 100% का वैल्यू लग चुका होगा। लेबर 50% मान लो, ओवरहेड 50% मान लो, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंपोनेंट कितना मानो सर, 100% मान लो अगर कोई कंपोनेंट बोल रखा है, ठीक है। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो मैंने आपको बता दिया वो माइनस होगा। फीफो लीफो मेथड में कैसे, वो फीफो एंड वेटेड एवरेज में कैसे लगेगा। और याद रखिएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कब कौन सा मेथड लगाना है, कब कौन सा मेथड लगाना है। इफ परसेंटेज ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इज गिवन, इफ परसेंटेज ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की दे रखी है तो यूज फीफो मेथड, अगर नहीं दे रखी है तो वेटेड एवरेज। एक बार ये पढ़ लो, उसके बाद हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर किस पर, अपने इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। हाँ पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो जिसका लेना है।
आप प्लीज़ पॉज़ करके मेरे को पढ़ लीजिएगा एक बार। ये स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी होता है, ये हमें बनाना होता है। एक बार ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं बता दूँगा एंड में। शायद इलस्ट्रेशन नंबर 5 में ही आप बनाओगे और 6 भी है, 6 है आई थिंक, उसमें इवैल्यूएशन आपको बनाना होगा। और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ठीक है? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, वो काफ़ी मज़ेदार है, वो भी काफ़ी मज़ेदार है। आ जाओ। ये ये पाइपर क्यों हैंग हो गया रे? हैं? मत कर यार, मत कर भाई। बे यार, वीडियो कैप्चर डिवाइस अभी हैंग हो गया। प्लीज़ भाई मत कर। आई थिंक ये जो था, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं लिया है। आई डोंट नो व्हाई ये हैंग हो गया था, शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो। ठीक है, एक बार ये भी ले लो, एक बार ये भी ले लो। ठीक है, आई होप आपने ले लिया हो। ठीक है, ये कलरफुल नोट्स हैं, देख रहे हो आपने कितने बढ़िया तरीके से लग रखा है। ठीक है, मई एंड तक शायद मैं निकाल दूंगा अपना बैच, अभी अभी नहीं निकाला है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑफलाइन के लिए तो अभी वो है ही प्रोविजंस। नहीं आ जाओ। ठीक है, इधर आओ। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अगेन इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स में से कैसे बनाओगे? सबसे पहले जब हम फीफो मेथड लगा रहे हैं तो पहले ओपनिंग डब्ल्यू होगी, वो कंप्लीट होगी, देन यूनिट इंट्रोड्यूस जो हुई थी उसमें से कंप्लीट होगी। अगर मेरे को जैसे कि आपने बताया कि 1000 यूनिट थी, ठीक है, 1000 यूनिट थी, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ओपनिंग डब्ल्यू लिखा, ओपनिंग डब्ल्यू लिखा 1000। अब कितना कि आप कितना यूनिट्स कंप्लीट करोगे? सर 40% यूनिट सर क्या है कंप्लीट करोगे, तो मतलब यहाँ पे 400 आ गया। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, कितनी टोटल यूनिट सर आपकी कंप्लीट हुई? यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड? 10,000। कितना? 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करिए, यूनिट इंट्रोड्यूस करिए। देन उसके अलावा सर कुछ ना कुछ ओपनिंग भी है। ओपनिंग टोटल कितनी है? 11,000 हो गया, मेरे को कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा सर आपको क्या बोला है? ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। सर कितना बोला है? सर 9,000 आपको बोल रखा है, 9,000 आपको बोल रखा है, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस बोल रखा है। मतलब जो ये 11,000 है, इसमें से सर 9,000 सर आपका क्या है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है। अब जो 9,000 है, इसमें से भी सर ओपनिंग डब्ल्यू सर कितना था? सर 1,000 जो इस बार प्रोसेस हुआ है, और 8,000 सर क्या था? जो इस बार आपकी यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी उसमें से प्रोसेस हुआ होगा। क्या ये चीज क्लियर है? मेरे को यूनिट इंट्रोड्यूस कितनी कराई थी? 10,000 कराई थी। उसके अलावा सर 1,000 की मेरी ओपनिंग डब्ल्यू पड़ी थी, मतलब टोटल 11,000 मेरे पास था यूनिट। ठीक है, उसमें से भी 11,000 में मेरे को पता चला कि 9,000 जो यूनिट्स है वो अगले प्रोसेस अकाउंट में या फिनिश यूनिट्स में, जो फिनिश स्टॉक में, वहां पे भेजा गया। तो 9,000 में से भेजा गया। 9,000 में से पहले अब मेरे क्या दो टुकड़े हैं, क्योंकि मेरा क्या है, फीफो मैटर चल रहा है। तो सबसे पहले क्या मेरा क्या है? ओपनिंग डब्ल्यू गया, क्या गया होगा? ओपनिंग डब्ल्यू गया होगा। ओपनिंग डब्ल्यू के बाद मेरा क्या है? जो इस बार यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी वो यूनिट इस बार गई होगी, इस बार की होगी। पहले मेरा क्या है? पहले मेरा ओपनिंग डब्ल्यू क्या होगा, उसके बाद मेरा जो यूनिट इंट्रोड्यूस किया था उसमें से क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैं लगा रहा हूँ फीफो मेथड। ठीक है, तो मैंने क्या है, ओपनिंग डब्ल्यू को सबसे पहले क्या है, इक्विवेलेंट के कॉस्ट में ले गया 1,000। उसके अलावा जो मेरे सेल्स फिगर थी 8,000, 8,000 को लेकर आया, मैं सीधा यहाँ पे ले आया। अब मेरे को एक चीज बताओ, 8,000 यूनिट के बारे में अगर मेरे को कहानी बताओ। पहले तो 1,000 यूनिट का था, 40% कंप्लीट काम हुआ। 8,000 जो इस बार यूनिट इंट्रोड्यूस करी थी, इस बार सर ये मेरे पास रॉ मटेरियल आया था, ये कुछ रॉ मटेरियल आया था, इसको पूरा का पूरा 100% प्रोसेस किया है। जबकि मेरा ओपनिंग डब्ल्यू क्या है, 40% प्रोसेस हुआ था, जबकि मेरा जो इस बार का यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है वो पूरा का पूरा 100% ही प्रोसेस हुआ है। तो क्या आ गया? 8,000 आ गया। क्या ये चीज क्लियर है? अब आगे बढ़ो, ध्यान से एक एक करके चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसको जल्दबाजी करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से, आहिस्ता आहिस्ता बताओ। क्लोजिंग डब्ल्यू दे रखा है 800, मतलब 9,000 में से क्लोजिंग डब्ल्यू 800 दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। 800 दिखा। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ इंक्लूडिंग इनपुट इन द प्रोसेस एट द बिगिनिंग। ओ माय गॉड, नॉर्मल लॉस जो बताया है वो क्या बोला है कि 10% है।
टोटल इनपुट मतलब कि जो मटेरियल मेरे पास इस बार आया, जो इस बार मटेरियल आया, टोटल इनपुट आया, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग क्या बोला है, इंक्लूडिंग यूनिट इन द बैलेंस एट द बिगिनिंग, और जो मेरे पास अभी भी पहले से पड़ा हुआ था, ओपनिंग बैलेंस में पड़ा हुआ था एट द बिगिनिंग। मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल लॉस है ना, 1000 जो मेरा ओपनिंग था प्लस में 10,000 जो इस बार यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ, दोनों को मिला के मेरा 11,000 हुआ। इसका 10% मेरा लॉस हुआ, मतलब कि 1100 रुपए का मेरा क्या है, 1100 यूनिट का मेरा क्या है, मेरा लॉस हुआ। क्या ये चीज क्लियर है? 11,000 था मेरे पास टोटल था यूनिट, ठीक है, उसमें से 9,000 मेरे यूनिट प्रोसेस हो गए। 9,000 का मैंने बाइफर्केशन करा कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कितना प्रोसेस हुआ और यूनिट इंट्रोड्यूस का कितना प्रोसेस हुआ। क्लियर है? 9,000 का। अभी 11,000 में से 9,000 तो हमें पता चल गया। 800 मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पड़ी है, 1100 का मेरा क्या है, नॉर्मल लॉस है। क्या मेरे को लग रहा है कोई एबनॉर्मल लॉस है? क्या मेरे को लग रहा है कोई एबनॉर्मल लॉस है? हाँ, हो सकता है। स्क्रैप आर्ट 100% कंप्लीट, स्क्रैप्स आर 100% कंप्लीट, मतलब जो स्क्रैप्स थे वो 100% कंप्लीट हो गए थे। कोई नहीं, मतलब नॉर्मल लॉस को भी क्या है, हम 100% मानेंगे, एबनॉर्मल लॉस को भी क्या है, 100% मानेंगे। बैलेंसिंग फिगर आपका क्या है, वो आगा एबनॉर्मल लॉस। इधर आओ, 1100 मेरा क्या है, ये आ गया, ठीक है, 1100 आ गया। उसके अलावा जो मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आया है वो 800 आया है, ठीक है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्या आया है, वो मेरा क्या है, 800 आया है। और एबनॉर्मल लॉस तो क्या है, बैलेंसिंग फिगर माना है 100% कंप्लीट। एबनॉर्मल लॉस को क्या माना है, 100% कंप्लीट। हम्म। if question is silent, percentage of completion of abnormal loss units 100% assume करो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट दोबारा ले लो जिसको डाउट हो रहा है, ठीक है। 100% कंप्लीट बैलेंसिंग फिगर जो था, ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास क्या आया, इक्विवेलेंट यूनिट्स बोलते हैं इसको। इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे मित्रों? इधर आ जाओ फिर। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, कितनी कितनी लग रही है। कॉस्टिंग मेरे पास ये था, ओपनिंग का मेरे को दे रखा था 1,10,000, ओपनिंग का दे रखा था 1,10,000, और करंट में लगा है 19,30,000, करंट में लगा है 19,30,000, करंट में लगा है 19,30,000। क्या ये चीज क्लियर है? स्क्रैप रियलाइज एट 10% पर यूनिट, 10 पर यूनिट। क्या स्क्रैप जो है आपका 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिकता है। मतलब जब मैं फीफो मेथड लगाऊंगा और मैं क्या है, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट लगाऊंगा, तो 1,10,000 तो मैं लूंगा ही लूंगा। उसके अलावा जो मेरा करंट में कॉस्ट आया था, टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूं, याद रख रहे हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकाल रहे थे, मेरा जो ओपनिंग में जो था वो ऐड करना होगा, और उसके अलावा जो यूनिट इंट्रोड्यूस का था वो ऐड करूंगा, तो टोटल कॉस्ट आया। लेकिन इसमें से क्या था कि जो मेरा नॉर्मल लॉस था उसमें से क्या है, मैं स्क्रैप लॉस को बोलूंगा निकल तू यहाँ से, स्क्रैप लॉस को बोलूंगा निकल यहाँ से तू। तो स्क्रैप लॉस को क्या है, मैं माइनस कर दूंगा, 19,30,000 यहाँ ऐड करूंगा। एंड देन जो स्क्रैप वैल्यू होगी उसको क्या है, मैं माइनस कर दूंगा, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू क्या है, मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस जो मेरा दे रखा है 19,30,000 दे रखा है, उसमें से माइनस करना है क्या, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसमें ओपनिंग डब्ल्यू आई पी यहां नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालते वक्त इन केस ऑफ फीफो, in case of FIFO, wait, in case of FIFO, opening WIP is valued at the rate opening rate, एक्चुअल ओपनिंग रेट है ना, एक्चुअल ओपनिंग रेट जो था ना, उसके बेसिस पे वैल्यू होगा। ठीक है, ना कि जो आप कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल रहे हो उसके बेसिस पे। ये जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल रहे हो वो किसके लिए निकाल रहे हो, दैट इज फॉर करंट यूनिट, करंट यूनिट्स प्रोसेस्ड, करंट यूनिट प्रोसेस। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है?
इन केस ऑफ फीफो मेथड, आई रिपीट, इन केस ऑफ फीफो मेथड जो मैं कॉस्ट निकालता हूं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग रेट में लेके जाऊंगा, जबकि जो मैं करेंट यूनिट का जो प्रोसेस कर रहा हूं वो करेंट रेट पे चला दूंगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो रेट पहले लग चुका था वो एग्जैक्टली सेम रेट पे लेके जाऊंगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे। जो इस बार करंट रेट था वो उसके बाद यूनिट जो प्रोड्यूस हुई थी उस रेट पे लेके चला जाऊंगा। क्या क्लियर है? अब मैं जो इक्विवेलेंट रेट है और यूनिट बना रहा हूं 19,19,000, इसको किससे डिवाइड करूंगा? 9,100 से। ठीक है, 19,000, 19,19,000 जो है उसको मैं डिवाइड करूंगा 9,100 से, क्या करूंगा डिवाइड, और मेरा आ जाएगा 210.88। क्या ये चीज कंप्लीट है? क्या ये चीज क्लियर है? अब मेरे को एक चीज बताओ, जो 210 यूनिट्स है ये किस किस को बनाने के लिए लगी थी? ठीक है, ध्यान समझना। 1000 का जो 40% था, ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीटेड दिस टाइम। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो 1000 यूनिट थी, जो ठीक है उसका इक्विवेलेंट क्या था? 40%। ठीक है, यहां पर इधर आओ, 400। ठीक है, सबसे पहले ये बनाया होगा 400 यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का पेंडेंट से था। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का क्या 60% काम कंप्लीट हो गया था, 600 हमारा पहले काम कंप्लीट हो गया था, तो 400 अब इस बार है, तो 400 ये बार कंप्लीट हुआ होगा। एंड देन 8000 जो कि यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी उसका हुआ होगा। एंड देन 600 जो क्या है हमारा, 600 क्या, इधर आओ, ये रहा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू कैसे ना होगी? इक्विवेलेंट यूनिट क्या थी? 800 यूनिट, वो उसने बोला था 75% काम कंप्लीट हुआ है, 600 यूनिट था, तो इसका होगा। एंड देन एबनॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखा 400 इंटू में 210। ठीक है, कॉस्ट एट द बिगनिंग, कॉस्ट एट द बिगनिंग, एक्चुअल ओपनिंग वैल्यू इन केस ऑफ फीफो। आऊंगा मैं वेटेड एवरेज पे, जब आपको पता चलेगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ फीफो, इन केस ऑफ फीफो, इन केस ऑफ फीफो। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो था इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखा, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करा, एंड देन उसकी वैल्यू निकाल ली। क्या ये चीज क्लियर है? उसके नीचे प्रोसेस एक्सप्लेन्ड लिखा है, एक बार इसको पढ़ लो, एंड देन एक बार ये पूरा का पूरा आंसर पढ़ लो, उसके बाद मैं फीफो मेथड पे वो वेटेड एवरेज पे चलूंगा, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, गड़बड़ नहीं करिएगा। होपिंग कि सर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब बात करते हैं हम अपने इस पे, आपको क्या है, इलेस्ट्रेशन नंबर 4 का ही सारा का सारा का सारा ज्ञान लेके चलना है, बट इस बार आपको लगाना है वेटेड एवरेज मेथड। क्या? वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। और वो वेटेड एवरेज मेथड कैसे लगाओगे? इधर आओ। आपको क्या बोला था कि वेटेड एवरेज मेथड में होता क्या है, कि आपको एग्रीगेट्स यूनिट्स लेते हो। एग्रीगेट्स यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी थी वो भी एग्जैक्टली 100% लेते हो, और आपका क्या है, फिनिश यूनिट्स। बेसिकली क्या है कि जो फिनिश यूनिट्स की जो आउटपुट की जो वैल्यूएशन कर रहे हो, वो जो फिनिश यूनिट्स की जो वैल्यूएशन कर रहे हो, फिनिश यूनिट्स की जो वैल्यूएशन कर रहे हो, फिनिश यूनिट्स की जो वैल्यूएशन कर रहे हो, एट द रेट वेटेड एवरेज कर रहे हो। एट द रेट कैसे करो? वेटेड एवरेज करो, वेटेड एवरेज करो। अब कई बच्चे बोलते हैं सर फिनिश यूनिट्स की जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वेटेड एवरेज पे, तो सिर्फ में मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी होगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी होगा, और इस बार का भी प्लस प्रोसेस होगा। जी हाँ, आपका ये दोनों होगा। लेकिन जब ये आप कॉस्टिंग निकालते हो ना, तो उसमें जो है एट द रेट वेटेड एवरेज आता है। तो सर जो इक्विवेलेंट यूनिट का जो मैं बनाऊंगा,
तो इक्विवेलेंट यूनिट से मेरे को इससे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब इक्विवेलेंट यूनिट जब मैं बनाऊंगा तो इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या बोलता है कि इसमें जो फिनिश यूनिट्स है उसमें क्या है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और इस बार जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था उन दोनों की वैल्यूएशन का है एक ही साथ हम लेंगे। क्या मतलब हुआ? जो 1,10,000 प्लस में करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट इसको क्या डिवाइड करेंगे? फिनिश्ड यूनिट से, या फिनिश यूनिट्स, या जिसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट यूनिट से, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि 1,10,000 भी इसी में ही इंक्लूड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो हम लिखेंगे ही नहीं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखेंगे नहीं। इसका मतलब जो हमने 1000 का 40% करा था और एक 60% करा था, 600 यूनिट्स माना था कि ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, ये लास्ट ईयर प्रीवियस टाइम में क्लोज हो गया था, और ये 40% हमने क्या माना था? 400 इस बार हमने क्लोज करा है। यहां पे इधर आओ, इधर करा था, राइट। लेकिन 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 इस बार क्या बोलता है वेटेड एवरेज की? इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी भी कॉस्ट मैं ही मैं ही अपने साथ लेके चलता हूं। इसकी कॉस्ट भी ऐसा ही मान लो कि इसी बार प्रोसेस हुई है, सारा का सारा कॉस्ट लेकर वेटेड एवरेज कर देते। मैंने क्या बोला कि इस बार जो पहला था ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मेरे को कोई मतलब नहीं, तू इधर आ, तू इधर आ, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर इसको रख दे। ठीक है, इधर ही रख कॉस्ट को, इधर ही शांति से बैठ, मेरे को कोई मतलब नहीं है तो क्या मैं बोल रहा हूं, नहीं मतलब है, मेरे को बस इतना जानना है फिनिश कितना हुआ है। सबकी वैल्यूएशन करेंगे तेरा भाई, इस बार तेरा भाई सबकी वैल्यूएशन करेगा, और जो कॉस्ट होगा ना एग्रीगेट कॉस्ट को ही ना डिवाइड करके इक्विवेलेंट यूनिट से ले आऊंगा। इधर आ जाओ। सिंपल वर्ड में क्या है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और यूनिट इंट्रोड्यूस तो आपने लिख दिया 11,000, कोई दिक्कत है? यहां पर भी 11,000 था, ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फीफो में भी 11,000 ही था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और यूनिट इंट्रोड्यूस 11,000 था, ये 11,000 हो गया। ठीक है, यहां पे भी 11,000 था, बस फर्क इतना है यहां पर, वो बोलता है कि चुप, चुप, बिल्कुल चुप, मेरे को नहीं जानना पहले क्या कॉस्ट, बिल्कुल चुप। मैंने बोला मैं इक्विवेलेंट रेट बनाऊंगा, बिल्कुल चुप रहे। जो एग्रीगेट कॉस्ट था पहले का कॉस्ट और इस बार का कॉस्ट दोनों मिला के सीधा इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दूंगा। मेरे को इस बार जो वैल्यूएशन होगी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हो या फिनिश यूनिट्स हो, सबके सबको मैं क्या है वेटेड एवरेज से करूंगा। कोई मेरे सामने कुछ नहीं बोलेगा। ये जो तुमने ऊपर जो ड्रामा करा था ना यहाँ पर फीफो में, जो करा था कि जो यहाँ पर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीट होने में 210 रुपए लग रहे थे, लेकिन ओपनिंग को पूरा कंप्लीट होने में 194 रुपए लगे, इस बार 210 रुपए लगे। ऐसा नहीं होगा मेरे साथ, ऐसा नहीं होगा। मेरे सामने होशियारी नहीं चलेगी। मेरे सामने क्या है, सबका रेट सेम रहेगा, तो इसका मतलब है यूनिट्स कंप्लीट जो मेरी 9,000 है ना, एग्जैक्टली मैं लेकर चला दूंगा 9,000 यूनिट्स कंप्लीट को सीधा मैं 100% से मल्टीप्लाई करूंगा और 9,000 लेकर आ जाऊंगा। जो नॉर्मल लॉस है 1100 तो सेम रहेगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 800 हुआ है, उसका 75% लोगे, इक्विवेलेंट 600 लोगे, 100 का एबनॉर्मल लॉस होगा उसको 100% लोगे और 100 लोगे। ठीक है, जो ये 9,700 आया है, ठीक है, फीफो में कितना आया था? मैं कंपैरिजन इसलिए करके दिखा रहा हूं, फीफो में कितना था, अंडर फीफो, अंडर फीफो 9,100। ये फिगर जरा ध्यान से देखना, अंडर फीफो, अंडर फीफो 9,100। ठीक है, 9,100, यहां 9,700 आया है, 9,700 आया है। ठीक है, अंडर फीफो 9,100, बैलेंस 600, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी डायरेक्ट वेटेड एवरेज। ये क्या था? अंडर फीफो करंट, करंट में जो इतना प्रोसेस हुआ था करंट में, वैल्यू डायरेक्ट वेटेड एवरेज। उसने बोला मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, मेरे सामने नहीं चलेगा कि पहले किस कॉस्ट पे आया था अब किस कॉस्ट पे जा रहा है, मेरे को नहीं चलेगा। मेरे से सियानापंती मत करना कि पहले किस कॉस्ट पे आया था फीफो में, फिर वेटेड एवरेज लगा रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो। मेरे सामने नहीं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का इतना कंप्लीट हो रहा है, ये सब नहीं ड्रामाबाजी चलेगी। मेरे को सिंपली बस मेरे को बस ना इतना बताओ, मेरे को इतना बताओ कि फिनिश कितना इस बार हुआ है।
फिनिश यूनिट्स कितनी हुई है 9000। मेरे को एग्रीगेट यूनिट से मतलब, मेरे को किससे मतलब है, मेरे को किससे मतलब है, एग्रीगेट यूनिट। किससे, एग्रीगेट यूनिट्स। एग्रीगेट यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है, एग्रीगेट यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उससे मतलब है। उसकी मैं वैल्यूएशन एक बार ही में कर दूंगा। 9000 का 100% 9000, देन 1100 का मेरा लॉस था वो लिखा, देन 800 का मेरा डब्ल्यू 75% कंप्लीट था 600 लिखा, देन मेरा एबनॉर्मल लॉस था 100 का, वो मैंने लिख दिया 9700। अब जो मैंने बोला था वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एग्रीगेट कॉस्ट कितना, एग्रीगेट कॉस्ट, ठीक है। एग्रीगेट कॉस्ट, एग्रीगेट कॉस्ट में ओपनिंग डब्ल्यू की वैल्यू लिखो 1,10,000, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस लिखो, करंट का लिखो, देन स्क्रैप वैल्यू क्या है माइनस कर दो, 20,29,000, 20,29,000 को क्या है डिवाइड कर दो 9,700 से, आपका क्या आएगा आंसर 209.18। अब जो 209.18 आया है, ठीक है, सिंपल, सिंपल क्या है, जो यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर 900, एबनॉर्मल लॉस 100, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 600, कितना आया 9,700 यूनिट्स, 9,700 यूनिट्स की वैल्यूएशन कर दी। यहां पर आओ, यहां पर आओ, यहां पर भी 9,700 यूनिट है, कितने यहां पर, कहाँ है, 1,400, छोड़ो, कितना, इधर इधर आओ, लिमिट, इधर आओ, 400, हाँ हीरा 1000 प्लस 8,000, 9,000 प्लस में एक, 9,100, 700, 9,700, ये अंडर फीफो वैल्यूएशन हुई थी, कैसे, धराओ, 1000 प्लस में 9,000, ठीक है, लिमिट, नहीं 8,000, ठीक है, प्लस में कितना था, 1000 प्लस में 9,000 प्लस में 100 प्लस में 600, 100 प्लस में 600, 9,700, 9,700 जो हमने वैल्यूएशन करी थी पहले अंडर फीफो मेथड, तो हमारी क्या थी, ओपनिंग की वैल्यू अलग आई थी और करंट की अलग आई थी। लेकिन जब मैंने यहाँ वेटेड एवरेज लगाया 9,700 यूनिट को जो वैल्यूएशन करी है, सबकी वैल्यूएशन क्या आई है, 209.18 आई है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्रीगेट कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूँ। मैं बोल रहा कि तू मुंह पे उंगली रख, ओपनिंग डब्ल्यू मेरे को मत सिखा कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, सिंपल बता कि इस बार कितना यूनिट कंप्लीट हुआ है, कितना यूनिट कंप्लीट हुआ है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कितना यूनिट कंप्लीट हुआ है, 9,000, सिंपली सर यहां लिख दो 9,000। कितना इस बार एबनॉर्मल लॉस हुआ है लिख दो, कितना नॉर्मल लॉस हुआ है लिख दो, कितना क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है लिख दो, और उन सब का जो एग्रीगेट यूनिट्स जो आया उसको एग्रीगेट कॉस्ट से डिवाइड कर दो। क्या है एग्रीगेट कॉस्ट, कैसे आया, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो कॉस्ट आ रहा था साथ में करंट का जो कॉस्ट था, उन दोनों को प्लस करो, माइनस करो स्क्रैप वैल्यू से, एंड देन डिवाइड कर दो क्या, एग्रीगेट यूनिट जो इक्विवेलेंट यूनिट जो ऊपर बनाई थी 9,700, ठीक है। अब ये देखो प्रोसेस एक्सप्लेन, ठीक है, एक बार इसको रीड करो और अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये प्रोसेस एक्सप्लेन्ड लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप बताओ मेरे को कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो। ठीक है, ये भी लाइन देख लो, ये भी एक लाइन है आखिरी, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे नीचे था, ठीक है। अब ना क्या हुआ कि ना प्रोसेस 1 और 2 अकाउंट ना बहुत ज्यादा परेशान हो गया यार, वो बोलने लग गया कि यार देख, प्रोसेस 1 और 2 ना ये दोनों ना वो है, ननद और भुजाई, दोनों आपस में चुगली कर रहे हैं, दोनों के दोनों आपस में चुगली कर रहे हैं, मस्त चुगली कर रहे हैं आज, कि यार ये देख ना, ये फिनिश स्टॉक बैठा हुआ है, यही प्रॉफिट लेता है सारा का सारा, यही सारा का सारा प्रॉफिट लेता है, झाड़ू पोछा सब हम लगाते हैं, ये फिनिश स्टॉक कैसे प्रॉफिट ले रहा है सारा का सारा, सारा का सारा क्रेडिट फिनिश स्टॉक कैसे ले रहा है। दोनों के दोनों यही बोलने लगे कि सास कुछ ज्यादा ही नहीं स्मार्ट बन रही है हमारी, ये वो सास है, बोल रहे कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट ये फिनिश स्टॉक लेके जा रहे हैं। दोनों ननद भौजाई बोलेगी प्रोसेस 1 और 2 बैठ के चुगली कर रहे हैं, मस्त चुगली कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं मस्त चुस्की लगा लगा, आह, एक कप तू भी पी, एक कप मैं ही पीता हूँ दोनों,
पीते मस्त चुगली करने का यार, फिनिश स्टॉक ये देख यार क्या मजे की लाइफ जी रहा है, कोई एक्सपेंस नहीं है रे, सारा चीज जीरो चल रहा है, कोई मटेरियल वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ नहीं है, सब कुछ जीरो, कुछ नहीं मेहनत है, मेहनत के नाम पर एक्सपेंस के नाम पर जीरो, फिनिश स्टॉक अकाउंट सारा प्रॉफिट ले रहा है, क्या मस्त लाइफ है। लेकिन मेहनत तो हम दोनों कर रहे हैं, नरेंद्र भोजाई प्रोसेस 1 और 2 अकाउंट, प्रॉफिट ये खा रहा है फिनिश स्टॉक, ऐसे तो गलत है। प्रोसेस 1 और 2 गया, प्रोसेस 1 और 2 गए, बोले कि नहीं आज तो ससुर जी के साथ बात करेंगे, तो वो गए कंपनी के पास, वो बोले कि सुनो, ए ए सुन, इज्जत से नहीं, वो बोला कि आए तुम्हारा काम है, देखो ना ए लिमिटेड, है सुन, मेरी बात सुन, हम दोनों मेहनत करते हैं ना, आज से ना जब भी जो भी हम प्रोसेस ट्रांसफर करेंगे ना, हम प्रोसेस में ना हम अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे भाई, प्रोसेस 1 जो भी मैं आउटपुट करूंगा, आज से मैं 25% ट्रांसफर करूंगा, ऐसे नहीं होगा कि फिनिश स्टॉक ही हमें सारा का सारा क्रेडिट खाएगा, ये सास है तो क्या हुई घर की, ये सास है तो घर की क्या हुई, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, आए सुन, आज से प्रोसेस 1 बोला कि जो भी मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा ना, 25% टका प्रॉफिट अपने कॉस्ट पे एडिशनल चार्ज करूंगा, जो मेरे P&L का पार्ट मिलेगा, जो मेरे को पता चलेगा इंटरनली कि भाई मैं कितना कमा के देता हूं कंपनी को, तुम्हें तो पता चलना चाहिए ना, मेरे वजह से घर कितना संभला हुआ है, मेरे वजह से घर कितना संभाल रखा है, तुम समझो ना बात को। प्रोसेस 1 आके बोला गुस्से में 25% मैं लूंगा, प्रोसेस 2 आके भी बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं भी और तू 25% लेगा, तो रामू भी तो यार 20% तो लेगा ना, मैं भी 20% लूंगा फिर, मतलब प्रोसेस 1 ने बोला प्रोसेस 2 को जो मैं ट्रांसफर करूंगा कॉस्ट पे 20-25% टका काटूंगा, प्रोसेस 2 ने बोला कि नहीं मैं भी यार ऐसा तो मैं फिनिश स्टॉक का दूंगा ना, मैं भी 20% अपना प्रॉफिट अपना चार्ज करूंगा, जो कि क्या है मेरे खाते में रहेगा कि मैंने इतना कमा के दिया है कंपनी को, इसी को बोला जाता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जब हम ट्रांसफर करते हैं। और जो सेल्स हुई है ना ड्यूरिंग द ईयर, वो 1,40,000 हुई है, यह फिनिश स्टॉक की जो हमारी सेल हुई है 1,40,000, ठीक है। आप जब भी ये प्रोसेस अकाउंट बनाओगे बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मतलब मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है, बस आपको ये याद रखना जो नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट बनाते हो ना, बस पहले सबसे पहले क्या है वही प्रोसेस अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस लिखा, ठीक है, उसकी टोटल कॉस्ट लिखी, ठीक है, ये लिख लिया। उसके अलावा जब आप ना इसका वैल्यूएशन करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ ओवरहेड भी है, ओवरहेड भी लिख लो 10,500, ठीक है, तो इतना आ गया, कितना आया टोटल कॉस्ट, वो आया 44,200, ठीक है, कितना आया 44,200, ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है। अब अब ध्यान से समझना, अब ये जो 44,200 आया है इसमें से क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक की कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्लोजिंग स्टॉक की मेरे को वैल्यू बता सकते हो कितनी है, 3,700, क्या है 3,700, क्या है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, ये क्या है प्रोसेस 1 का, ये प्रोसेस 1 ने दिखाया होगा तो ये उसकी खुद की कॉस्ट होगी, तो 3,700 क्या है माइनस कर दो, 3,700 क्या है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसने क्या बोला 25% में प्रॉफिट चार्ज करूंगा ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब मेरी अगर लेट से कि अगर ये कॉस्ट है 75 है, प्रॉफिट कितना ले रही हूं मैं, लूंगी 25%, टोटल जो एसपी होगा मैं जो ट्रांसफर करूंगी 100 का, मतलब जो मेरा कॉस्ट अगर मेरा 75 आया है तो इसको डिवाइड करना होगा 75% से, तो मैं अगर डिवाइड करूंगी तो मेरा कितना आएगा, तो 100, नंदन भावजाई की बात करूंगी करूंगी कर रहा हूं यार, छोड़, कितने से 75 टका से 75% से, ये रहा 54,000 क्या है टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है। अब इसमें से क्या है प्रॉफिट होगा अलग, कॉस्ट होगा अलग, प्रॉफिट 85% एंड देन 75% कॉस्ट, 13,500 हमारा प्रॉफिट हुआ एंड देन रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर क्या हुई हमारी कॉस्ट होगी। यही चीज है कि हमने सबसे पहले अपना प्रोसेस अकाउंट बनाया, जो भी हमारी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी वो सब हमने क्या कॉस्ट पे लिख लिया, देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट है, देन उसमें क्या हमने ओवरहेड ऐड करा, ओवरहेड करने के बाद क्या हमारा टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में से क्या है अब हमें क्या निकालना है, हमें किस वैल्यू में ट्रांसफर करना है, टोटल कॉस्ट माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, जो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी कि ये हमारे पास अभी रखा हुआ हमारे पास, तो इसको ट्रांसफर तो करना नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक को सीधा का सीधा हम यहीं पे लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक टोटल हमारी ये कॉस्ट, ये 3,700 कॉस्ट में लिख दिया। अब क्या है कि हमें कितने में हमने ट्रांसफर करा है, तो टोटल कॉस्ट माइनस में 3,700 डिवाइडेड बाई 75%, ठीक है, इतना हमने यूनिट्स ट्रांसफर करा है किस वैल्यू पे 54,000 पे, 54,000 पे हमने टोटल ट्रांसफर करा है, लेकिन हमें तो प्रॉफिट भी पता होना चाहिए था, तो हमने क्या 13,500 का प्रॉफिट हमने चार्ज करा, लेकिन कहानी स्टार्ट होती है
ननंद की, ननंद भी कभी घर की बेटी हुआ करती थी, उसको भी प्रॉफिट चाहिए। उसको ऐसे नहीं करोगे कि तुम अपना यहाँ पे जो ट्रांसफर कर रहे हो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ध्यान से समझिएगा, और क्लोजिंग स्टॉक की कहानी, जो प्रोसेस वन था वो प्राइमरी था, प्राइमरी था, वो सारा चीज हमारा क्या दिखा रहा था, कॉस्ट पे दिखा रहा था। वो किस पे दिखा रहा था, कॉस्ट पे दिखा रहा था। ठीक है, देन जब ये प्रोसेस टू में जब ट्रांसफर करता है, ये किस पे ट्रांसफर करता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जो इसका ओपनिंग स्टॉक होगा उसमें भी कहीं ना कहीं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा। क्लियर है यहां तक बात। क्लोजिंग स्टॉक में भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा, किसका, प्रोसेस वन का। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, जो प्रोसेस वन है ना, 9,000, 9,000 यहां पे ओपनिंग स्टॉक यहां पे दे रखा है, इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारा क्या है, कॉस्ट का भी है। किसका है, कॉस्ट का भी है। तो कॉस्ट कहां पे आई है, ये रहा 7500, 7500 क्या है, कॉस्ट आई हुई है। वो कैसे आई है, यहां से आई है। एमिट कहाँ गया, अरे यार छोड़ो यार, सीधा ऐसे ही कर लेता हूँ। ये देखो कितना परसेंटेज है, 16.66 है। ये कहाँ है, कॉस्ट कहाँ गया, मैंने निकालना तो होना चाहिए था, निकाला नहीं है मैंने, निकाला तो होना चाहिए था। हम्म, कहाँ गया, कोई नहीं, कोई नहीं, ये रहा, मैं वही तो कहूँ, निकाला हुआ था पहले से, दे रखा था ना, ये रहा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ये रहा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। कितना इंक्लूडेड है यहाँ पर, इन ऑपरेटिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 1500। ये क्या है, गिवन है, ये ओपनिंग स्टॉक में पहले से ही गिवन प्रॉफिट है। अगर ये गिवन नहीं होता तो कैसे निकालता, जो मेरे को 25% दे रखा है ना, तो ये 25% ही मैं ओपनिंग स्टॉक का पार्ट बना लेता। लेकिन अभी क्या है, हमें ये गिवन है, यही मैं चेक कर रहा था कि यार ये 1500 तो गिवन होना चाहिए था। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1500 गिवन है। 1500 क्या है, गिवन दे रखा है पहले से। तो यहाँ पे क्या है, 9,000 हमने लिख दिया टोटल, 1500 लिखा प्रॉफिट, ये कॉस्ट आ गया कितना, 7,500। अब यहाँ पे क्या है, हमारे कुछ ना कुछ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स के खर्चे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन सबको क्या करोगे, लिख लो डायरेक्टली। 40, हाँ ये रहा, ये रहा, आ गया। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन, 40,500, 54,000, 13,500 लिख दिया। उसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस के खर्चे लिख दोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस के खर्चे लिख दोगे। क्या ये चीज क्लियर है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो मेरे पास टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, वो आई है सर मेरे पास 75,000। कितनी आई है टोटल, 75,000 रुपए टोटल कॉस्ट लिखो। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मेरे को कॉस्ट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दे रखा है। ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 4,500। कितनी दे रखी है, 4,500। अब एक चीज बताओ मेरे को, जो ये 4,500 दे रखी है, 4,500 दे रखी है, ये क्या पूरी की पूरी कॉस्ट है या इसमें कुछ प्रॉफिट होगा। ध्यान से सोच के बताना, ध्यान से सोच के बताना। जो ये 4,500 दे रखा है, ये प्रोसेस टू है, प्रोसेस टू है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें क्या है, कुछ कॉस्ट है और कुछ प्रॉफिट है। समझ रहे हो, कुछ कॉस्ट है प्रोपोर्शन, कुछ प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट और कॉस्ट कैसे निकालोगे, किस बेसिस पे निकालोगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो यहां पर आओ, ये चीज समझने वाला है, यहां पे स्टार बना दो, नदी बहा दो, जो बहाना है बहा दो, जो बहाना है बहा दो। इस पॉइंट को समझना, अगर ये पॉइंट समझ गए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट इधर आओ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पे आओ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करोगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करोगे। जो 75,000 है ये प्राइम कॉस्ट है, यहां तक तो कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं है, यहां तक क्या है, कोई भी प्रॉफिट चार्ज नहीं है, प्रॉफिट चार्ज नहीं करा। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आया, यहां प्रोसेस वन से क्या है, प्रॉफिट चार्ज होते हुए आया, प्रोसेस वन से जो क्या है, प्रॉफिट चार्ज होकर आया। तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट चार्ज होकर आया, क्यों, क्योंकि जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक बना था, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बना होगा तो कब बना होगा, जब मैंने क्या है, जैसे मेरे पास ये घड़ी आई थी बनने के लिए, चैन लगने के लिए आई थी। ठीक है, मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने बोला कि मशीन है, डाया ये लगा दे, चैन लगा दिया, ये सब पूरा का पूरा फिनिश कर दिया।
ये पूरी फिनिश हो गया, यहां पे जाके क्लोजिंग स्टॉक बच गया मेरा, ये तो आगे प्रोसेस ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बट मेरा कोई ना कोई प्राइम कॉस्ट तो आ गया। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा 4,500, ये 4,500, इसमें 3 कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट 1, प्रोसेस 1 से जो आई होगी कॉस्ट, दूसरी क्या एलिमेंट है, जो मेरी खुद की प्रोसेस 2 की थी एलिमेंट, देन थर्ड में मेरा प्रॉफिट है। जब मैं यूनिट्स मेरे पास प्रोसेस 1 से आया, जिसके बाद मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था, उसमें क्या था, कुछ ना कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट था, मेरे को तो पता ही नहीं था, क्यों, क्योंकि मैं तो प्रोसेस करने के बाद मैंने क्लोजिंग स्टॉक बचा, तो प्रोसेस 1 से मेरे पास जो आया उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था। जब मैंने क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग करने लगा, यहाँ मेरा मटेरियल लगा, यहाँ मेरा वेजेस लगा, यहाँ मेरा एक्सपेंस लगा, जब जाके वो फिनिश स्टॉक बना, जब जाके क्या है, वो मेरा फिनिश स्टॉक बना। जब मेरा यहाँ से प्रोसेस 1 से जब मेरे पास मटेरियल आया, मैंने यहाँ से प्रोसेस करा, जब जाके क्या हुआ, मेरा फिनिश स्टॉक बना। तो जो मेरा फिनिश स्टॉक की वैल्यूएशन आनी चाहिए थी, वो इन दोनों पे आनी चाहिए थी। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 कितना था, कॉस्ट मेरा यहाँ पर कितना लग रहा है, उसके बाद ही मैं प्रॉफिट क्या है माइनस कर पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ये है ओपनिंग स्टॉक, इन सबको मैं ऐड कर लो, ट्रांसफर्ड जो भी मेरा ओपनिंग स्टॉक था पहले वो ऐड कर लो 7,500, देन 40,500 जो मेरे पास प्रोसेस से आया, देन मेरे खुद के जो एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे ऐड कर लो। ठीक है, मेरा कितना है, 75,000। ठीक है, 75,000 खर्चा आया। उस समय जो टोटल सेलिंग प्राइस जो मेरे पास थी 90,000। अब मेरे को 4,500 यूनिट्स की गॉस्ट निकालने, तो 4,500 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब जो 75,000 मेरी क्या थी, कॉस्ट थी, उसको डिवाइड करा टोटल वैल्यू से 90,000 से, उसने बोला 4,500 की वैल्यू की कॉस्ट वो बची हुई गुड्स टोटल वैल्यू की, तो अब मेरी क्या है, ये क्या गई, कॉस्ट फॉर वैल्यू ऑफ 4,005 रुपीज यूनिट्स, कितनी आएगी, 3,750, कितनी आएगी, 3,750। क्या ये चीज क्लियर है, और ये 3,750 यहां लिख दो, 4,500 यहां पे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है, आ जाओ। अब ट्रांसफर प्राइस की बारी, ट्रांसफर प्राइस की बारी, मतलब कि कुछ अदर एडिशनल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये सब लगे थे क्लोजिंग स्टॉक में, उसको नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो अभी तो बाहर गया ही नहीं माल। जब तक उसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी, तो बाहर के खर्चे, बाहर के इल्जाम कैसे लगा देगी कोई ननद, जब तक उसने बाहरी दुनिया देखी ही नहीं, एडमिन नहीं देखा, सेलिंग ओवरहेड्स नहीं देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं देखा, यहाँ से ट्रांसफर होते वक्त कोई भी इनडायरेक्ट वो मटेरियल उस पर नहीं लगा, तो उसको मैं कैसे मान लूँ, उसके जो ओवरहेड्स है उसको एलोकेशन नहीं कर सकते थे क्लोजिंग स्टॉक को, इसलिए उसको बाद में अलग से ऐड करा है, उसको बाद में अलग से ऐड करा है। ठीक है, उसको बाद में ऐड करा अलग से। ये आया मेरा टोटल कॉस्ट आया, टोटल वैल्यू है, ये मेरी टोटल कॉस्ट आई, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट चले जा रहा है ऊपर से ही, ये मेरा ऊपर से प्रॉफिट चले जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान समझना, अब मेरे को क्या है, ट्रांसफर प्राइस निकालना है। क्या है, ट्रांसफर प्राइस के लिए मेरा क्या है, 20% का प्रॉफिट बोल रहा था आई थिंक, ये रहा 20%। मतलब जो ये टोटल कॉस्ट है वो मेरी कितने की होगी, 80%, 80%, 100 माइनस में 20%। क्या चीज क्लियर है, तो जो ये मेरा टोटल कॉस्ट है, ये यहां लिख दो 94,500। ठीक है, ये हमारे मेरा टोटल वैल्यू लिख दो, माइनस में क्या करोगे, 4,500 रुपए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, 4,500 रुपए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर दोगे, और जो जैसे ही माइनस करोगे, जैसे ही माइनस करोगे टोटल कॉस्ट, माइनस में क्या करोगे, हमेशा की तरह क्लोजिंग स्टॉक करोगे, जैसे मैंने ऊपर समझाया था, एंड देन डिवाइड करोगे 80% से, तो ये मेरी क्या आई, वैल्यू आई 1,12,500, क्या आई मेरी टोटल वैल्यू आ गई, क्या आई टोटल वैल्यू, जो मैंने उसको ट्रांसफर करना है, जो ट्रांसफर करना है 1,12,500। अब इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, तो सिंपली क्या 20% करा, तो ये प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, ये क्या प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गया मेरा प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, बैलेंसिंग फिगर ये मेरी कॉस्ट आ गई। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे फिनिश स्टॉक का कुछ यहाँ पे अकाउंट बना रखा है कि ओपनिंग स्टॉक मेरे पास जो था वो मैंने लिख दिया फिनिश स्टॉक अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस 2 से मेरे पास जितना आया वो मैंने लिख दिया, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट से जो मेरे पास जो खर्चे थे वो मैंने निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देन मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। ठीक है, काफी आसान है, ये एक बार देख लेना। ठीक है,
इसके बाद सर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी सारे के सारे रिवाइज होते हैं यहाँ पर, और ये चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर था, ये एक चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन 2 मिनट रुकना प्लीज़, 2 मिनट शांत प्लीज़, 2 मिनट जस्ट, ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ तक आप रुके हो, आपके लिए क्लैपिंग है, आप लोगों ने यहाँ तक मेरे को सहा है, बर्दाश्त करा है। एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के है, काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सर, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेयर कर देना। ठीक है, पेपर के लिए नहीं है, पेपर उनके बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको शेयर कर देना। मुद्दे पे आ यार, मुद्दे पे आ। एमसीक्यू, सुनो मेरी बात। एमसीक्यू, थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिवाइज करो। जब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन इसकी वीडियो मैं ले आऊंगा, आपका डाउट आता है जो रुके हैं उसके लिए बम्पर सरप्राइज, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पे आप मेरे से क्वारी पूछो, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, क्वारी पूछ सकते हो। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चों के लिए ओपन नंबर है कि आप मेरे को व्हाट्सअप करें, क्वारी पूछे, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी एमसीक्यू की वीडियो लाऊंगा, उसके बाद मैं थ्योरी की वीडियो लाऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा। जो भी आप बोलोगे उसके बेसिस पे चला जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वैल्यू आएगी या आरटीपी एमटीपी की आएगी, जैसा भी आप बोलोगे वैसा होगा, जैसा भी आप बोलोगे वैसा होगा। और हाँ जी, उसके बाद हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ ही टाइम बचा है, उसके बाद हम सीए फाइनल एएफएम में मिलेंगे। ठीक है, सीए फाइनल एएफएम में आपसे मिलूंगा, मुलाकात होगी अब, और जल्द ही मुलाकात होगी, मेरे को उम्मीद है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं तो कृपया कर आप हो सके तो फिजिकल बैच में आइएगा। मैं कोशिश है कि दिसंबर 26 में ना सर मैं अपना फिजिकल बैच निकालूं, ये मेरा टारगेट है। दिसंबर 26 में मेरा क्या है, फिजिकल बैच मेरा निकालने का इरादा है कि यार मेरे को फिजिकल बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं दिसंबर 26 में जाके, या उससे भी पोस्टपोन हुआ तो मैं शायद निकालूं एएफएम का फिजिकल बैच, या सीए इंटर का, जैसा भी होगा। लेकिन अभी एमसीक्यू थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जैसा भी आप बोलोगे वैसे वीडियो आएगी। लेकिन आपको कमेंट करना होगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूँगा क्या निकालना है, क्या वीडियो आपको समझानी है। और आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करें, तुम्हारा भाई है ना, मज़े से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। काइंडली लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है प्लीज थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। आई एम सी लकी साइनिंग ऑफ द डे।